हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम सीओए की यूनिट 5 को वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी टॉपिक्स है सब्जेक्ट मतलब इस यूनिट से रिलेटेड, चाहे वो 2 मार्क्स के हों या 7 मार्क्स के, सब कवर हो जाएंगे। ये इसका क्या है, सिलेबस है। जैसे कि भाई पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, या इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, या पोर्ट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, सारे टॉपिक आपके कवर है। ये AKTU में आए हुए, चाहे वो 2 मार्क्स के हों या 7 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और वन शॉट में एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। अराउंड 26 क्वेश्चंस है, सब कवर है आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनको आप इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये जो है कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप इनकी वजह से या तो कोई भी इनपुट ले सकता है कंप्यूटर, या कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट यूनिट है। यूजर जो भी कमांड देगा वो कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी। अब वो जो भी उसने कमांड दी उसे प्रोसेस करके वो रिटर्न में किसी आउटपुट यूनिट के थ्रू यूजर तक पहुंचाता है। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका कैम स्कैनर हो गया, या आपका वेब कैम हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, इनपुट यूनिट जो है इंफॉर्मेशन सेंड करती है कंप्यूटर सिस्टम तक, ताकि वो जो भी कमांड दी है यूजर ने उसको प्रोसेस कर सके। और जो आउटपुट यूनिट है वो क्या करती है, आउटपुट डिवाइस क्या करती है, आपको रिजल्ट, आप मतलब यूजर को रिजल्ट डिस्प्ले करती है या प्रोवाइड करती है। मैंने सपोज इनपुट यूनिट के थ्रू, लेट सपोज मेरे पास कीबोर्ड है, उस इनपुट यूनिट के थ्रू Ctrl+P यानी कि एक फाइल को प्रिंट करने की कमांड दी। वो कमांड इनपुट यूनिट के थ्रू CPU तक पहुंच गई। अब CPU ने इसको प्रोसेस करके क्या करा, उस फाइल को प्रिंट कर दिया। प्रिंट किसके थ्रू करा, आउटपुट यूनिट के थ्रू करा, और वो सारे पेजेस कहाँ है, प्रिंट हो गए। ठीक है, अगला क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरफेस यानी कि कोई थर्ड मीडियम, किसके बीच में, प्रोसेसर के बीच में, और एक तरह से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, जो मदद करे कहीं ना कहीं आपके स्टोरेज में या डेटा ट्रांसफर में। ठीक है, अब कैसे कैसे करता है देखो, सीखते हैं। जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, किसके बीच में, इंटरनल स्टोरेज एंड आपकी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी आपकी कीबोर्ड, माउस होती है, अगर वो डेटा आपके किसी इंटरनल स्टोरेज से अब बाहर जाना है, यानी किसी आउटपुट डिवाइस तक जाना है, या किसी इनपुट डिवाइस से उस स्टोरेज तक जाना है, तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या करता है, मदद करता है। जो पेरिफेरल है वो जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। वो स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक को ही हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये कम्युनिकेशन लिंक का पर्पस क्या है, जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि ऐसे समझो हर एक इनपुट आउटपुट यूनिट का डिफरेंट वर्जन है, वो डिफरेंट वे में वर्क करता है। CPU बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, तो वो जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। लेट सपोज मेरे को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, अब मुझे इंटरेक्ट करना है, काम आपके साथ करना है, तो सिंपल सा क्या होगा, एक मीडिएटर होगा जो मेरी लैंग्वेज को आप में कन्वर्ट करके देगा, आपकी लैंग्वेज को उसमें। अब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड होगी। कोई भी इनपुट आउटपुट यूनिट स्लो वर्क करेगी, लेकिन अगर बात की जाए CPU की, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट वर्क करेगा। तो उस डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए आपको इंटरफेस की नीड होती है। अच्छा देखो, बेसिक जो आप दे सकते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल का मतलब है कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है, यानी कि वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों से बनी होती है, जबकि जो CPU और मेमोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये जो है एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से सिग्नल वैल्यू में कन्वर्जन की नीड होती है। दोनों डिफरेंट तरह से वर्क करते हैं, तो आपको कन्वर्जन की नीड होती है। दूसरा, जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, वो यूजुअली बहुत स्लो होता है अगर कंपेयर किया जाए CPU के कंटेक्स्ट में। तो ऑफ कोर्स सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की नीड है, यानी कि जो दोनों को क्या कर सके, सिंक्रोनाइज। अब सपोज मैं 1 मिनट में 3 वर्ड पढ़ पाती हूँ और सामने वाला 10 वर्ड, तो डिफरेंस है ना। एक तो पूरी कॉपी पढ़ लेगा और मैं यहीं पे रह जाऊंगी। तो जो स्पीड है
वो मिसमैच है तो आपको एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की नीड है। जो डेटा कोड और फॉर्मेट है, यानी कि जिस फॉर्म में डेटा को रीड किया जाता है, जिस फॉर्म में डेटा को रखा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, वो डिफरेंट है सीपीयू और मेमोरी के वर्ड फॉर्मेट से। यानी कि जिस तरह से सीपीयू डेटा को रीड करता है या सीपीयू कमांड देता है, या जिस तरह से आपकी मेन मेमोरी में डेटा को रखा जाता है या ऐड किया जाता है, वो डिफरेंट है। जब दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं तो ऑफ कोर्स जो है हमें कोई एक मीडिएटर या मीडियम की नीड है जो इस चीज़ को क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। और जो ऑपरेटिंग मोड है पेरिफेरल डिवाइसेस का, वो डिफरेंट है आपके सीपीयू से। तो ऑफ कोर्स ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से ही आपको इंटरफेस की ज़रूरत है। इसी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट की नीड पड़ी जो कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में सुपरवाइज कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके और मदद कर सके डेटा के ट्रांसफर में। ठीक है, इसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं इंटरफेस यूनिट, बिकॉज ये इंटरफेस का काम करता है प्रोसेसर बस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। देखो ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेमोरी है, ये आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क यानी कि इनपुट आउटपुट है आपके, और ये इंटरफेस है। अब क्या होगा, ये आपकी इनपुट आउटपुट, जैसे कि आपकी नॉर्मल सिस्टम बस होती है, ऐसी इनपुट आउटपुट बस होती है। इनपुट आउटपुट बस का मतलब ये वो बस है जिसकी मदद से किसी इनपुट आउटपुट यूनिट से कोई डेटा पिक हो सके या उस तक कोई डेटा पहुंचाया जा सके। अब डेटा बस का तो ये काम हो गया। अब इसमें एड्रेस बस का काम क्या है, किसी मेमोरी किसी भी मॉनिटर, कीबोर्ड, आप तो बोल रहे हो मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पर एक्चुअली में ये क्या है, कोई आपकी लोकेशंस है, इनपुट आउटपुट लोकेशन। किस लोकेशन से डेटा को पिक करना है, यानी कि कीबोर्ड से जो डेटा लिया गया है उसे पिक करना है या प्रिंटर तक डेटा पहुंचाना है, आपको रीड करना है या राइट करना है। तो इनपुट आउटपुट बस में तीनों बसेस होती हैं। ठीक है, यही रीजन है। अगर हम नट शेल में कहें, इंटरफेस इज समथिंग विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। जो मिसमैच है स्पीड में या जिस तरह से डेटा को रीड किया जाता है उसमें जो मिसमैच है, या आपका कह सकते हैं सिंपली जो आपका है ऑपरेटिंग मोड्स में, यानी कि जिस तरह से वो ऑपरेट होता है, उन चीज़ों को रिजॉल्व करता है आपका इंटरफेस। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। कई बार आ जाता है कंपोनेंट और टिपिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस। ये एक इंटरफेस यूनिट है जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होती है। अब हमने सारे कंपोनेंट नहीं दिखाए, नॉर्मली दीज आर इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, या आपका प्रिंटर हो गया, ये सारे वो हैं, ये सीपीयू है। अब ये इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, देखो आपके पास पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए पोर्ट बी, ये दो पोर्ट हैं जिनकी मदद से क्या हो सकता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी कराती रहती। पोर्ट ए पोर्ट बी नॉर्मली डेटा ट्रांसफर में मदद करती है इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड इंटरफेस यूनिट, यानी कि आपका डेटा पहले सीपीयू तक जाने से पहले इनपुट आउटपुट यूनिट से कहाँ जाएगा, आपके इंटरफेस। अब इंटरफेस में आने के लिए आपको दो पोर्ट्स दे रखे हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि इनसे डेटा बाहर भी जा सकता है, इनसे डेटा अंदर भी आता है। ठीक है, हर एक पोर्ट जो है बाई डायरेक्शनल डेटा इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर। इनपुट बफर का मतलब होता है डेटा को इनपुट लेने के लिए, और आउटपुट का मतलब बफर क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। ये जो इंटरफेस यूनिट होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इनपुट डिवाइस से एंड आउटपुट डिस्क से, और ये मदद करती है सिंपली आपके डेटा के ट्रांसफर में, यानी कि यहाँ से डेटा यहाँ चला जाएगा, यहाँ से डेटा यहाँ चला जाएगा। अगला आता है आपका कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर में कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि नीडेड होते हैं। स्टेटस रजिस्टर में स्टेटस होता है कि कोई चीज़ सही से वर्क हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का स्टेटस है। जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रजिस्टर में सेव करता है। अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपको किसी भी कीबोर्ड से डेटा लेके कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, या प्रिंटर तक पहुँचाना है, या क्या करना है, ये
सब चीज़ें कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर होती है। और स्टेटस रजिस्टर ये इंडिकेट करता है कि भाई किसी भी पोर्ट ए पोर्ट बी का स्टेटस क्या है, करंटली वो डेटा को रीड कर रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं, या सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, या कोई एरर तो नहीं आ रही है डेटा को ट्रांसफर करने में। ये सारी चीज़ें बताते हैं। पोर्ट ए पोर्ट बी तो डेटा को ट्रांसफर करता है, ये कंट्रोल सिग्नल को स्टोर करता है, ये स्टोर करता है स्टेटस को, किसके, भाई पोर्ट ए पोर्ट बी सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब अगला आता है डेटा बस बफर, यानी कि बफर, डेटा बस बफर से आए हुए डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करने के लिए जो यूज होती है डेटा बस बफर। अब इसमें क्या है, कुछ सिग्नल्स हैं, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल। रीड सिग्नल क्या है, आपको डेटा को रीड करना है। कहाँ पे, आपको सपोज किसी लोकेशन से डेटा को रीड करना है, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना है और किसी मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाना है। राइट का मतलब है किसी आउटपुट डिवाइस तक डेटा को पहुंचाना है ताकि वो यूजर को दिख सके, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया। देखो यही लिखा हुआ है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक यूनिट। ये ब्लॉक जो है नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है सारे डिवाइसेस को। ये सारी कमांड जो है ऑल द कमांड फ्रॉम द CPU आर एक्सेप्टेड थ्रू दिस ब्लॉक। ये अलाउ करता है सिंपली रीड राइट सिग्नल्स को जनरेट करने में, कि भाई आपको रीड करना है, या रीड ऑपरेशन का मतलब होता है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस से CPU तक डेटा को पहुंचाना ताकि CPU किसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा को डाल सके। राइट का मतलब है CPU किसी मेमोरी लोकेशन से उठा के डेटा किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाएगा। अब आता है डेटा बस बफर। ये एक बाई डायरेक्शनल डेटा बस है जो नॉर्मली यूज होती है कम्युनिकेट करने के लिए CPU के साथ, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है कम्युनिकेट करने के लिए CPU के साथ, ठीक है। जितना भी कंट्रोल वर्ड है, स्टेटस इंफॉर्मेशन है, इंटरफेस यूनिट या CPU के बीच, वो सारी ट्रांसफर होती है डेटा बस के थ्रू ही, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का, एक सेकंड, है ना। ये नॉर्मली यूज होते हैं। देखो इनपुट आउटपुट इंटरफेस की नीड क्या पड़ी, बिकॉज ऑफ सम गैप, स्पीड गैप, डिवाइसेस के डेटा ट्रांसफ़र करने की, ऑपरेटिंग स्पीड में उनका डेटा को स्टोर करने की वजह से। अब इसके फ़ायदे क्या हुए, इसका फ़ायदा क्या हुआ, सिंपली ये सिंक्रोनाइज करता है CPU और इनपुट आउटपुट की ऑपरेटिंग स्पीड को, दोनों को मिसमैच जो है उस प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर देता है। ये सिलेक्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है ना। जैसे कि सपोज मुझे प्रिंटर चाहिए तो वो प्रिंटर ही आपको प्रोवाइड करेगा। ये कैपेबल है प्रोवाइड करने में सिग्नल जैसे कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल। इस डेटा बस की मदद से आप डेटा बफरिंग कर सकते हो, यानी कि डेटा को आप टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे एरर डिटेक्टर्स पॉसिबल हैं। ये कन्वर्ट करता है सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में या पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में। अब अलग अलग तरह से डेटा लिखे जा सकते हैं। सपोज मैंने ऐसे समझो, मैंने कोई चीज़ इंग्लिश में लिख रखी है, उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, हिंदी में लिख रखी है उर्दू में कन्वर्ट कर देगा, उर्दू को इंग्लिश में, मतलब ये कन्वर्जन में मदद करता है। ये डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल, डिजिटल डेटा यानी कि आपका डिजिटल वॉचेज होती है। एनालॉग क्या होता है, जिसमें डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कर देता है, ठीक है। यानी कि इसमें कन्वर्जन का नीड होती है, वो आराम से। अब इनपुट आउटपुट बस आर्किटेक्चर क्या होता है, देखो इसमें मैंने ना थ्योरी एज सच कुछ नहीं लिखी है, बट मैं आपको इसको बता देती हूँ। इनपुट आउटपुट बस इज मेड अप ऑफ 3 buses: address bus, data bus, control bus. Address bus contain the address of the location of a particular input output unit from where you have to put the data or from where you have to take the data. ऐसे समझो, एड्रेस जो आपकी बस है, इनपुट आउटपुट बस के अंदर जो एड्रेस बस है, वो एड्रेस कंटेन करती है उस लोकेशन का जहां से डेटा को पिक करना है या जहां पे डेटा को पहुंचाना है। यानी कि या तो इनपुट यूनिट का कोई एड्रेस होगा या आउटपुट यूनिट। डेटा बस में डेटा वो पड़ा होता है जो डेटा या तो किसी आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना होता है या
किसी इनपुट यूनिट से डेटा डेटा बस पे आया है और उसे किसी मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाना है। कंट्रोल में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि आपको डेटा को रीड करना है, डेटा को राइट करना है, क्या करना है, वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास मैंने कमांड दी है कि मुझे प्रिंटर में फाइल प्रिंट करानी है, ठीक है। तो जो फाइल होगी वो डेटा बस में पड़ी होगी। एड्रेस किसका होगा? प्रिंटर का। लेट सपोज दिस इज माय प्रिंटर, ये मेरा क्या है? प्रिंटर है। तो प्रिंटर का एड्रेस यहां पड़ा होगा, ठीक है, और डेटा में आपकी फाइल पड़ी होगी। और जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल सिग्नल में क्या होगा कि आपको क्या करना है? राइट करना है। कहाँ पे जाके? प्रिंटर पे। इस फाइल को प्रिंटर तक पहुंचाना है, प्रिंटर उसे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट बस एंड इनपुट आउटपुट कमांड। इनपुट आउटपुट बस बेसिकली जो है 3 लाइन कंसिस्ट करती है, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन। जो इनपुट आउटपुट बस है वो अटैच होती है प्रोसेसर से, ताकि वो सारे मतलब इनपुट आउटपुट बस फ्रॉम द प्रोसेसर इज अटैच टू और पेरिफेरल इंटरफेस। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जो प्रोसेसर है उस डिवाइस का एड्रेस लाइन पे पहुंचा देता है, ठीक है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब क्या होता है, कुछ कंट्रोल लाइंस में कुछ इनपुट आउटपुट कमांड्स भेजते हैं। पहली क्या है? कंट्रोल कमांड। कंट्रोल कमांड जो है इसलिए इशू की जाती है आप पर्टिकुलर पेरिफेरल को एक्टिवेट कर सके और उसे बता सके कि उसे करना क्या है, उसे कोई चीज प्रिंट करानी है या क्या कराना है, आप कंट्रोल कमांड के थ्रू ये कर सकते हो। अगर आप स्टेटस कमांड का यूज करते हो, ये यूज करता है वेरियस स्टेटस चेक करने के लिए इंटरफेस का और साथ साथ पेरिफेरल। हो सकता है पर्टिकुलर डिवाइस में प्रिंट कराना चाह रही थी पेपर, हो सकता है कि वो प्रिंटर ऑलरेडी कहीं और अवेलेबल हो, यानी कि वो किसी चीज को प्रिंट कर रहा हो करंटली, है ना, और वो अवेलेबल ना हो, तो इसलिए आप स्टेटस के थ्रू चेक कर लेते हो कि जिस पेरिफेरल का आप यूज करना चाहते हो वो सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है डेटा आउटपुट कमांड। ये आउटपुट कमांड क्या करती है? ट्रांसफर करती है डेटा का बस से टू वन ऑफ इट्स इंटरफेस, यानी कि मेरे पास इंटरफेस है, ये मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो इससे कनेक्टेड है। मेरे पास ये क्या है? डेटा बस है। डेटा बस से डेटा टेम्परेरी इंटरफेस के एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा और जब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्री होगी तो वो डेटा इस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंच जाएगा। डेटा इनपुट कमांड का मतलब क्या है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस ने डेटा को टेम्परेरी इंटरफेस में स्टोर कर दिया था ताकि जब फ्री हो तो वहां तक तो वो डेटा बस तक पहुंचा दिया जाता। आउटपुट का मतलब है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक डेटा को पहुंचाना। अब डायरेक्टली तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसमें क्या होता है? इंटरफेस होता है। इंटरफेस के पास अपने जो भी रजिस्टर होते हैं उसमें वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर लेता है। डेटा इनपुट कमांड का मतलब है अपोजिट ऑफ डेटा आउटपुट, यानी कि ऑफकोर्स जो डेटा है वो इंटरफेस से डेटा बस पे रख दिया जाता है और वो जिस भी मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाना होता है वहां पे पहुंचा दिया जाता है। अगला आपका टॉपिक है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ये स्कीम तब यूज होती है जब इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो स्पीड होती है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर मान के चलो, उसके साथ मैच नहीं करती है और जो टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि नहीं पता वो कब फ्री होगा कब नहीं। तो इस मेथड में प्रोसेस जो है इनिशिएट करता है डिवाइस को और वो चेक करता रहता है स्टेटस कि भैया मेरी डिवाइस कब फ्री है कब फ्री नहीं है। एज अ रिजल्ट कि सीपीयू को वेट करना पड़ता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का कि वो कब रेडी है डेटा ट्रांसफर होने के लिए। प्रिंटर इज वन ऑफ द एग्जांपल। प्रिंटर को बार बार उसे चेक करना पड़ेगा अभी फ्री है अभी फ्री नहीं है अभी फ्री है। हो सकता है प्रिंटर एक शेयरेबल रिसोर्स है, 10 लोग उसे यूज कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर के सीपीयू को बार बार चेक करना पड़ता है। जब डिवाइस रेडी हो जाती है तो सीपीयू इशू करता है एक इंस्ट्रक्शन ताकि वो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कर सके। अब इनपुट ये जो है 2 तरीके से होता है बेसिकली, एक तो स्टॉप कंट्रोल सिग्नल से और हैंड शेकिंग सिग्नल से। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ठीक है। तो अब स्टॉप सिग्नल क्या होता है, देखो स्टॉप सिग्नल मेथड जो एसिंक्रोनस मेथड में यूज होता है, इसमें सिंगल कंट्रोल लाइन होती है जो नॉर्मली हर एक ट्रांसफर में यूज होती है। स्टॉप में बी एक्टिवेटेड, यानी कि स्टॉप एक ही सिंगल लाइन है, जबकि डेटा बस दो मल्टीपल लाइन से मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हो सकती है। हो सकता है ये डेटा बस जो है 3 लाइन से मिलके बनी हो, क्योंकि हर लाइन एक बिट ट्रांसफर करेगा, लेकिन स्टॉप की जो लाइन होती है वो सिंगल बिट की होती है। ये नॉर्मली या तो डेस्टिनेशन यूनिट एक्टिवेट करेगी या सोर्स यूनिट, अभी डिपेंड करता है, अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, यानी कि या तो डेस्टिनेशन इसको एक्टिवेट करेगी या फिर सोर्स। ठीक है, सबसे पहले डेटा ट्रांसफर हो रहा है जब सोर्स यूनिट स्टॉप सिग्नल को एक्टिवेट करती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो डेटा बस होती है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है सोर्स से डेस्टिनेशन यूनिट में। ऑफ कोर्स हम ये बोल सकते हैं कि जो बस है उसमें मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, एक बाइट एक वर्ड को, एक बाइट में कितनी बिट होती है 8 बिट, तो एक डेटा बस में 8 लाइंस हो सकती है, पर स्टॉप एक सिंगल लाइन है जो इन्फॉर्म करता है डेस्टिनेशन यूनिट को कि जिस डेटा को आप रीड करना चाहते हो वो डेटा अवेलेबल है। यानी कि अगर सोर्स यूनिट इस लाइन को एक्टिवेट करती है, इसका मतलब ये डेस्टिनेशन यूनिट को ये बताती है राइट नाउ योर वैलिड डेटा इज अवेलेबल एंड यू कैन रीड दैट डेटा। डेटा बस में वो डेटा है और उसको आप रीड कर सकते हो। देखो ये जब स्टॉप जो है, देखो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, जैसे ही डेटा पड़ा है डेटा बस में, जैसे ही ये एक्टिव करेगा ये वैलिड डेटा को पिक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जो देखो टाइमिंग डायग्राम में क्या दे रखा है, सोर्स यूनिट जो है सबसे पहले डेटा को डेटा बस पे रख देती है। स्टॉप सिग्नल इनएक्टिव है तो डेस्टिनेशन को नहीं पता, जैसे ही ये स्टॉप सिग्नल को एक्टिवेट करती है डेस्टिनेशन को पता लग जाता है और वो डेटा बस से डेटा वैलिड डेटा को पिक कर लेता है। अब दूसरे केस में क्या होता है, पहले केस में तो जो सोर्स है वो स्टॉप सिग्नल को एक्टिवेट करती है, लेकिन दूसरे केस में जो स्टॉप सिग्नल है वो एक्टिवेट किसके थ्रू होता है, डेस्टिनेशन यूनिट के थ्रू, जो इन्फॉर्म करता है सोर्स यूनिट को कि तुम मुझे वो डेटा प्रोवाइड कर दो जो कि मुझे नीडेड है। यानी कि पहले केस में तो सोर्स ही बोल रहा है कि भैया ले लो ये डेटा, राइट नाउ इट्स अवेलेबल। दूसरा वाले केस में डेस्टिनेशन बोल रही है स्टॉप सिग्नल को एक्टिवेट करके राइट नाउ आई नीड दैट डेटा, प्रोवाइड मी दैट डेटा, एंड एज एन रिटर्न जो सोर्स यूनिट है वो रिप्लेस करती है उस डेटा को डेटा बस पे एज अ रिस्पॉन्ड ऑफ स्टॉप, और डेटा जो है वैलिड होता है और रिमेन इन द बस एज लॉन्ग एज द डेस्टिनेशन यूनिट टू एक्सेप्टेड। जब एक्सेप्ट कर लेती है डेस्टिनेशन यूनिट, स्टॉप सिग्नल डिसेबल हो जाता है और सोर्स यूनिट जो है रिमूव कर देती है उस डेटा को डेटा बस से। ठीक है, ये रहा, देखो आपको मेन ये रहा डायग्राम सेम है इसमें। देखो इस वाले में तो जो सोर्स यूनिट है सिंपल अगर देखा जाए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो सोर्स यूनिट है उसने एक्टिवेट किया इसको, उसने डेटा पहले डेटा बस पे डेटा को रख दिया, रखने के बाद इसे एक्टिवेट किया और इसको पता चलिए इसने डेटा बस को पिक डेटा बस से डेटा को पिक कर लिया और सोर्स ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब डेस्टिनेशन में क्या है कि भैया इसने स्टॉप सिग्नल भेजा और डेटा बस से डेटा को पिक कर लिया, डेटा बस से डेटा को पिक करने के बाद बस अपना उसे वैलिड डेटा मिल गया। अब स्टॉप सिग्नल का डिसएडवांटेज क्या है, जो सोर्स यूनिट जब सोर्स यूनिट इनिशिएट करती है स्टॉप सिग्नल को तो उसे कोई तरीके से नहीं पता चल सकता कि डेस्टिनेशन ने उस डेटा को रिसीव किया है या नहीं। उसने तो बस ये बोल दिया कि भैया मैंने जो है स्टॉप सिग्नल एक्टिवेट करने के बाद उसने बोल दिया मैंने इस डेटा को रख दिया, अब तुम पिक कर लो। लेकिन जब सोर्स इनिशिएट करता है स्टॉप सिग्नल को, उसके पास कोई तरीका नहीं है उस डेटा को जानने का कि भाई उसने वो डेटा पिक करा है या नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद स्टॉप सिग्नल को डिसएक्टिवेट कर देती है। अब ऐसे ही अगर दूसरा केस क्या है, अब अगर सिमिलरली डेस्टिनेशन यूनिट इनिशिएट करे ट्रांसफर, उसको कोई तरीका नहीं है बताने का कि स्टोरेज यूनिट ने एक्चुअली डेटा को उसमें प्लेस करा है नहीं, यानी कि इसने ये बोल दिया कि भाई अब डेटा का रख दो जो मुझे चाहिए। अब उसे नहीं पता कि मतलब डेटा बस में एक्चुअली वही डेटा रखा हुआ है जो सोर्स यूनिट ने
डालना था, एक्चुअल वैलिड डेटा पड़ा हुआ है या डेटा बस में कोई और डेटा पड़ा हुआ, उसे कंफर्म नहीं पता कि भाई मैंने जो डेटा रीड किया है वो सही है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका हैंड शेकिंग मेथड। ये जो पहली प्रॉब्लम है कि सोर्स इनिशिएट में नहीं पता चलता या डेस्टिनेशन इनिशिएट में नहीं पता चलता कि भाई करेक्ट डेटा है या नहीं, तो उस डेटा को सॉल्व करता है हैंड शेकिंग मेथड। ये सॉल्व करता है स्टॉप मेथड की जो भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल से पहले मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। चलो अच्छा पहले यही पढ़ते हैं ना। इसमें बहुत इजी है, आप आसानी से, मतलब ये बोल सकते हैं इस यूनिट में एज सच कुछ हार्ड नहीं है, आप आसानी से गेन कर सकते। जो बेसिक प्रिंसिपल है टू वायर्ड हैंडशेकिंग मेथड का, वो क्या है, एक कंट्रोल लाइन यूज होती है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होता है। यानी कि अगर डेटा का फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक सेम कंट्रोल लाइन होगी। ये यूज होती है सोर्स यूनिट के थ्रू इन्फॉर्म करने के लिए डेस्टिनेशन यूनिट को कि वैलिड डेटा डेटा बस में अवेलेबल है। और एक दूसरी कंट्रोल लाइन यूज की गई है दूसरे डायरेक्शन में, जो ये बताती है सोर्स को कि राइट नाउ आई एम गेटिंग योर डेटा, है ना। देखो ये तो डेटा बस है, इसमें एक यूनिट, एक ये कंट्रोल लाइन है जो ये बोल रही है मैंने डेटा को रख दिया है, जो तुम्हें डेटा चाहिए था उसी डेटा को रखा है। दूसरी लाइन है आई एम गेटिंग योर डेटा विच यू पुट ऑन डेटा बस, ठीक है। और जो सीक्वेंस होता है कंट्रोल लाइन का, ये डिपेंड करता है कि किसने इनिशिएट किया है, सोर्स के थ्रू इनिशिएशन हुआ है या डेस्टिनेशन के थ्रू। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हैंड शेकिंग, अगर सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर यानी कि सोर्स पहले इनिशिएट कर रहा है तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये देखो मेरा सबसे पहले प्लेस करेगा डेटा को डेटा बस में और इनेबल करेगा डेटा वैलिड को, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सोर्स ने डेटा को यहाँ रखा, डेटा वैलिड जो एक कंट्रोल लाइन है उसको क्या करा, एक्टिवेट करा। ये एक्टिवेट करने का फायदा, इससे आपके डेस्टिनेशन यूनिट को पता लग गया कि अच्छा जो मुझे डेटा चाहिए था वो अवेलेबल है डेटा बस में। अब जो उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द डेटा बस, यानी कि डेस्टिनेशन यूनिट जो डेटा रखा हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लेगा और इनेबल द डेटा एक्सेप्ट, यानी कि इसको क्या कर देगा, इनेबल कर देगा। इसके इनेबल करते ही सोर्स यूनिट को पता लग जाएगा कि अच्छा जो डेटा मैंने रखा था डेटा बस में वो डेस्टिनेशन यूनिट को मिल गया है। मिलने के बाद सोर्स यूनिट डेटा वैलिड को डिसेबल कर देगा और जो डेटा बस पे डेटा होगा वो इनवैलिड शो होना लगेगा। और इतना करते ही अब जैसे ही सिग्नल भेजेगा उसके कुछ मूवमेंट बाद ही क्या करेगा, डेस्टिनेशन यूनिट भी डेटा एक्सेप्टेड लाइन को क्या कर देगी, डिसेबल कर देगी 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद, ताकि अब दोबारा से स्टार्टिंग वाली स्टेज पे पहुंच जाए। अब सोर्स यूनिट दोबारा से जब डेटा रखना चाहती है वो डेटा बस पे रखेगी, फिर वो डेटा वैलिड पॉइंट को एक्टिव करेगी, फिर उस एकदम एक्टिव होते ही डेटा बस से डेस्टिनेशन यूनिट डेटा को पिक कर लेगा, फिर क्या करेगा, पिक करते ही वो डेटा एक्सेप्टेड पॉइंट को एक्टिव कर देगा। एक्टिव करते ही क्या करेगी, सोर्स यूनिट आपके सिंपली क्या कर देगी, यहां से इसको आप क्या कर देगी, डेटा वैलिड पॉइंट को इनएक्टिव कर देगी। तो आपके ये दोनों हो गए, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है जो मैंने ये समझाई ना, वही ये जो, अगर या तो आप ये डायग्राम बना दो, प्लेस द डेटा ऑन डेटा बस, इनेबल द डेटा वैलिड। अगला है एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द बस, इनेबल द डेटा एक्सेप्टेड, डिसेबल द डेटा वैलिड, इनवैलिड द डेटा ऑन द बस, डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। जो ये डेटा, जो चीज यहाँ लिखी हुई है वही ये थ्योरी, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। अगला है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग। अब देखो सबसे पहले रेडी टू, अब क्या करेगी, सबसे पहले रेडी टू एक्सेप्ट, इनेबल रेडी फॉर डेटा। ये क्या करेगी, इस लाइन को रेडी फॉर डेटा नाम की कंट्रोल लाइन है उसको
एक्टिव करेगी, क्योंकि इस टाइम पे जो ट्रांसफर है वो इनिशिएट कौन कर रहा है, डेस्टिनी, यानी कि डेस्टिनेशन बता रहा है व्हेन आई एम रेडी टू टेक द डेटा। ठीक है, पहले वाले केस में वो बता रही थी, इस वाले केस में ये बता रही है, तो उसके हिसाब से कंट्रोल लाइन जो है डिफर कर जाती हैं। तो अब क्या होगा, जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो क्या करेगी, वो एक सिग्नल भेजेगी सोर्स यूनिट को कि भाई राइट नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, और वो चीज़ को बताएगी कैसे, इस लाइन को इनेबल करके। अब जैसे ही उसे ये सिग्नल मिलेगा, जो सोर्स यूनिट है वो डेटा बस पे डेटा को रख देगी और डेटा वैलिड को इनेबल कर देगी, जिससे यूज़र जो डेस्टिनेशन यूनिट है उसको ये पता चल जाएगा कि जो डेटा बस में डेटा रखा हुआ है वो वही डेटा है जो कि मुझे चाहिए था, यानी कि वैलिड डेटा है, इनवैलिड डेटा नहीं है। जैसे ही वो वैलिड करेगी, इसको एक्टिव करेगी, डेस्टिनेशन यूनिट जो है डेटा बस से डेटा को पिक कर लेगी। डेटा को पिक करने के बाद वो इसको क्या कर देगी, इनेबल कर देगी। इनेबल करने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसे दिखेगा, कुछ टाइमिंग होगा, आप क्लॉक पल्स लगा लोगे 10 मिनट 10 सेकंड कुछ भी, थोड़ी देर बाद इसको क्या कर देंगी, डेटा वैलिड पॉइंट को सोर्स यूनिट इनएक्टिव कर देगी। ऐसा करते ही डेटा बस पे जो डेटा पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड होते ही आप दोबारा से पहले वाले स्टेज यानी कि डेस्टिनेशन यूनिट फिर से क्या करेगी, रेडी फॉर डेटा के लिए एक सिग्नल भेजेगी, सोर्स यूनिट डेटा बस पे रखेगी, डेटा वैलिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। वो पिक करेगी, इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव, थोड़ी देर बाद ये इनएक्टिव। तो वही चीज़ है कि कैसे इनिशिएट हो रहा है, इधर से या फिर इधर की साइड से इनएक्टिव हो रहा है। अब जो मेनली डिफरेंस है सोर्स इनिशिएटेड या ट्रांसफर इनिशिएटेड में चॉइस ऑफ इनिशियल स्टेट, इसके अलावा कुछ नहीं है कि इनिशिएट कर कौन रहा है। सोर्स बोल रहा है कि आप डेटा ले सकते हो जो आपको नीड है, डेस्टिनेशन ये बोल रहा है कि आई नीड दैट डेटा, काइंडली प्रोवाइड मी। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है हैंडशेकिंग मेथड के, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो सोर्स के थ्रू इनिशिएट हो रहा है, डेस्टिनेशन के थ्रू। अगर डेस्टिनेशन के थ्रू इनिशिएट हो रहा है तो सोर्स को पता लग रहा है कि अच्छा मुझको डेटा मिल गया, वो सोर्स को पता चल रहा है अच्छा उसको डेटा मिल गया, और अगर सोर्स के थ्रू हो रहा है तो भी उसको पता चल रहा है कि उसको डेटा मिल गया। डेस्टिनेशन को साथ में ये भी पता चल रहा है कि भाई जो डेटा वो रीड कर रहा है वो वैलिड डेटा है या नहीं। वो चीज स्टॉप वाले उसमें दिक्कत थी, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी यूनिट फॉल्टी है तो डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एरर डिटेक्ट हो जाएगी। लेट सपोज मैं मानती हूं कि इस वाले केस को ले लेते हैं, डेस्टिनेशन यूनिट ने रेडी फॉर डेटा का सिग्नल दे दिया। अब जो सोर्स यूनिट है वो गड़बड़ है, तो वो कभी भी डेटा वैलिड पॉइंट को क्या करेगी, एक्टिव नहीं करेगी। तो डेस्टिनेशन यूनिट को पता है कि डेटा बस पे जो डेटा पड़ा है वो कोई और डेटा है, इनवैलिड डेटा है, ये वो डेटा नहीं है जो डेटा मुझे नीडेड था। अगर सोर्स यूनिट कहीं और बिजी है या इस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, तो वो उस डेटा को यहाँ पे इस लाइन को कौन सी है, डेटा वैलिड को एक्टिव, मतलब जो आपका है डेटा वैलिड कंट्रोल लाइन, उसको एक्टिव नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आपके एडवांटेज हो गए। अब अगला आता है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। देखो सिंपल सा पहले बेस बनाते हैं। देखो डेटा के ट्रांसफर की नीड होती है सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस में या मेमोरी में। कई बार आपको क्या होता है, सीपीयू मदद करता है मेमोरी से डेटा पेरिफेरल डिवाइसेस में पहुंचाने में, पेरिफेरल से सीपीयू में पहुंचाने में। ठीक है, आपको नीड होती है ताकि आप डेटा का ट्रांसफर कर सके प्रॉपर। अब आपको ये इंश्योर करना होता है जिन दो यूनिट के बीच में ट्रांसफर होना है उनमें प्रॉपर कनेक्शन हो, और जो रिसीविंग यूनिट है वो बिजी ना हो जब डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। और ये सारा जो ऑपरेशन है ये कंप्यूटर के अंदर होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल ऑपरेशन। ये जितने भी इंटरनल ऑपरेशन हैं ये सिंक्रोनाइज होते हैं क्लॉक पल्स के थ्रू, जो कि एक कॉमन क्लॉक पल्स जनरेटर जो है जनरेट करता है। जो डेटा
डेटा ट्रांसफर है वो सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है। जब दोनों ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग यूनिट जो है सेम क्लॉक पल्स का यूज करते हैं तो ऐसे डेटा ट्रांसफर को हम सिंक्रोनस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जहां पे क्लॉक पल्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है और सेंडर और रिसीवर जो है डिफरेंट मूवमेंट पे ऑपरेट होते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी कोई सेंड कर दिया और रिसीवर थोड़ी देर, जैसे मेल बॉक्स है, कई बार होता है आप मेल्स नहीं देखते हैं, वो आपके टेम्परेरी उस पर पड़े जाते हैं ना, तो जब आप डाउनलोड करते हैं आपको मिल जाता है। तो हो सकता है जहां पे कोई क्लॉक पल्स का कंसेप्ट ही ना हो, उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर। ठीक है, तो अब जो है मोड ऑफ ट्रांसफर, बेसिकली किस तरह से हम डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं उसी को ही हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। हो सकता है मैं सीपीयू की मदद से मेमोरी से पेरिफेरल और पेरिफेरल से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, पर ऐसा भी हो सकता है मैं सीपीयू को बाईपास करके डायरेक्टली डेटा का ट्रांसफर करूँ, वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और ये होता है एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनिशिएटिव। जो पहला हम पढ़ेंगे वो है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इसमें बेसिकली सीपीयू एक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है जिसकी मदद से उसे एक्सेस मिल जाता है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे सेंस करने का या रीड राइट कुछ भी करने का। ठीक है, और इसमें हम सीपीयू की मदद से ही आप जो है क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं पेरिफेरल डिवाइस से मेमोरी में, मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइस में। ठीक है, अगला पहले पढ़ते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। ये सबसे सिंपल टाइप की इनपुट आउटपुट टेक्निक है जो नॉर्मली यूज होती है डेटा के ट्रांसफर में, एक्सचेंज में, किसी भी कम्युनिकेशन में प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइसेस में। विद प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो डेटा है वो एक्सचेंज होता है प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। अब मॉड्यूल का मतलब क्या है, इंटरफेस। भाई नॉर्मली क्या है, प्रोसेसर डायरेक्ट यानी कि आप प्रोसेसर को बीच में ला रहे हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और मॉड्यूल का मतलब है इंटरफेस। इनपुट आउटपुट यूनिट में मिसमैच होता है स्पीड का, इनमें अलग अलग वे में जो है रीड किया जाता है डेटा को, डिफरेंट वर्ड फॉर्मेट होता है, ऑपरेटिंग स्पीड अलग होती है, ऑपरेटिंग फॉर्मेट अलग होता है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोल लो या इंटरफेस का यूज करते हो। जो प्रोसेसर है ये एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिसकी मदद से उसे डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने का, जैसे कि डिवाइस का स्टेटस चेक करना कि भाई कोई डिवाइस जैसे प्रिंटर है करंटली अवेलेबल है या नहीं, या कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर आप कोई भी रीड राइट कमांड भेज सकते हो, जैसे कि आप किसी फाइल को रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, या किसी डेटा का ट्रांसफर करना चाहते हो। जब भी प्रोसेसर इशू करता है कमांड किसी भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का तो उसे वेट करना होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कमांड दी और इनपुट आउटपुट डिवाइस एकदम काम करके दे देंगी, वो टाइम लगेगा। तो उस बिंग ड्यूरेशन सीपीयू को वेट करना होता है, सीपीयू के लिए प्रोसेसर की वो काम कंप्लीट हो सके। अगर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से तो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होगा। मॉड्यूल का मतलब है आपका एक तरह से इंटरफेस जो मदद करता है इंटरेक्ट करने में। ठीक है, अब आप एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करो, ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एज एन थ्योरी जैसा कुछ नहीं है, आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो कि प्रोसेसर जो है अपना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, अपने काम में बिजी है, और वो अपना काम करते करते कोई एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन बीच में एनकाउंटर है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन मतलब हो सकता है वो आपसे ये बोल रहा हो कि आपको प्रिंट कराना है, या हो सकता है कुछ इनपुट लेना है। तो कोई भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है एनकाउंटर हुई, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे एक इनपुट आउटपुट कमांड को सप्लाई यानी कि एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सपोज मेरे को क्या करना है, प्रिंटर कराना, प्रिंटर में कोई फाइल भेजनी, यानी कि मुझे पेपर प्रिंट कराना है, तो यानी कि मुझे क्या करना है, राइट कमांड का यूज करके मेमोरी लोकेशन से प्रिंटर तक क्या पहुंचाना है, वो पेजेस पहुंचाने हैं जिस पेजेस को या जिस फाइल को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो उस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कोई इनपुट आउटपुट कमांड सेंड करनी पड़ेगी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे, ताकि वो उस पर प्रोसेस कर सके। जब ये इशू कर देता है कमांड को कि भाई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को बोल देता है कि तुम्हें इस फाइल को प्रिंटर से प्रिंट कराना है, उसने अपना काम कर दिया। अब इनपुट आउटपुट जो है डिजायर टास्क को करके काम कंप्लीट करके कर देता है, लेकिन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अपने आप नहीं बताता कि मैंने ये काम कर दिया है, वो तो अपना काम करके बैठ जाता है। अब प्रोसेसर की जिम्मेदारी है वो थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहता है कि क्या
इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपना काम कर दिया है या नहीं, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेसर की हो जाती है, यानी कि सीपीयू का बहुत सारी साइकिल वेस्ट होती है। यानी कि आप जैसे सपोज एक तो ये तरीका है कि मैंने आपसे कोई काम बोला, आप मुझे काम करके बता दोगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कि मेरा काम हो गया, लेकिन अब मेरे को तुम नहीं बताओगे तो मेरी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना कोई भी काम कर रही हूँ, काम रोक के मैं हर आधा घंटे में 20 मिनट में या बार बार देखने आऊँगी तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम वेस्ट होगा ना। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है सीपीयू का, उसे खुद चेक करना पड़ता है कि जो भी मैंने कमांड दी थी करने को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कि भाई प्रिंट कराने हैं ये पेपर यहाँ से उठा के, उसने वो काम कर दिया है या नहीं करा है या अभी प्रोसेसिंग में, यानी कि उसे स्टेटस चेक करना पड़ता है। अब देखो ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आप ये देखो सबसे पहले इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। यहाँ पे हम रीड कमांड का कर रहे हैं, तो सीपीयू एक कमांड जो है इशू करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, फिर वो चेक करेगा स्टेटस स्टार्टिंग में कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फ्री है या नहीं। हो सकता है प्रिंटर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो बिजी हो, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस काम को करेगा नहीं। अब वो चेक करेगा, अगर वो रेडी नहीं है फिर बार बार चेक करेगा। अब वो फ्री हो गया तो वो बोलेगा रीड द वर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि वो कुछ इनपुट कराना चाहता है, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से सीपीयू डेटा को रीड कर देगा और डेटा को कहाँ पे पहुंचा देगा, मेमोरी में। यानी कि हो सकता है मुझे कीबोर्ड से जो भी यूजर ने इनपुट दिया है, यानी कि आप किसी फाइल में कुछ डेटा को लिख रहे थे, उस फाइल को उस मेमोरी तक अपडेटेड मेमोरी पे लिखना है, उस मेमोरी लोकेशन पे लिखना है, तो वो काम कर देगा। अब ये काम अगर हुआ नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगा, अगर अब भी नहीं हुआ है तो फिर दोबारा से चेक करता जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी प्रोग्राम इनपुट आउट में, आपने 2 चीज सुनी है, इनपुट आउटपुट कमांड, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। कमांड क्या है, जब भी प्रोसेसर एक्सपीरियंस करता है इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, यानी कि कोई प्रिंट कराना है, कुछ भी, तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को इशू करने के लिए 2 चीज देता है, एक तो इनपुट आउटपुट कमांड और एक एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट होता है उस एड्रेस, मतलब एक तरह से मुझे कोई काम कराना है तो मुझे उस बच्चे का नाम पता होना चाहिए जिससे वो काम कराना है, यानी कि मुझे मॉड्यूल का एड्रेस पता होना चाहिए जहां से मुझे काम कराना है। तो जब आपका प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर लेता है, डिकोड कर लेता है इनपुट आउटपुट जो कि नीडेड है, फिर वो इनपुट आउटपुट कमांड को इशू कराता है। देखो इनपुट आउटपुट कमांड्स जो है, एक तो है कंट्रोल, एक है टेस्ट और एक है रीड और एक है राइट। कंट्रोल का मतलब है ये इनपुट आउटपुट कमांड जो है एक्टिवेट करती है आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को जो प्रोसेसर एड्रेस करता है, यानी कि जो प्रोसेसर बताता है कि किस मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है और उसे बताया जाता है कि तुमको ये टास्क परफॉर्म करना है। ये कमांड जो है कस्टमाइज की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपका पेरिफेरल डिवाइस है। अगला होता है टेस्ट। ये इनपुट आउटपुट कमांड चेक करता है स्टेटस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का और उसकी पेरिफेरल्स का। ये इंश्योर दैट द एड्रेस पेरिफेरल इज पावर्ड ऑन एंड अवेलेबल फॉर द टास्क। एक तरह से टेस्ट करना, जो भी मुझे पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए उस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, जो भी मेरी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेट प्रिंटर है, प्रिंटर का एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होगा, अगर वो कनेक्टेड है जो मुझे चाहिए, तो अब मैं उसका चेक करूंगी स्टेटस, क्या वो करंटली अवेलेबल है, क्या वो करंटली अवेलेबल नहीं है, क्या वो पावर्ड है या उसमें कोई एरर है या नहीं। ये कमांड चेक करती है कि जो मोस्ट रीसेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं। एक तो ये स्टेटस चेक करती है एक तरह से कि भाई जो पेरिफेरल डिवाइसेस मुझे नीडेड है क्या वो मुझे अवेलेबल है या नहीं, उसमें कोई एरर है तो नहीं। साथ में ये चेक करती है कि जो भी अभी करंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ है क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है या उसमें कोई एरर अकर हुई है। ठीक है, अगला आता है रीड। ये इनपुट आउटपुट कमांड लेट द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पेरिफेरल एंड स्टोर इट इंटरनल बफर। यानी कि ये इनपुट आउटपुट कमांड क्या करती है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से कहती है कि किसी भी जिस भी पेरिफेरल डिवाइस से मैं कह रही हूँ उस डिवाइस से डेटा को पिक करो और इंटरनल बफर में अपने रख लो, और बाद में जब सीपीयू को नीड होगी तो उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा को पहुंचा
पहुंचा देगा। राइट का मतलब है ये बोलती है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से कि जो डेटा बस में पड़ा है उसे एक्सेप्ट करो और उसे पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग पेरिफेरल जो कि प्रिंटर तक या आपके कीबोर्ड तक या जिस भी प्रोजेक्टर तक जिस तक भी पहुंचाना है उस तक पहुंचा दो। ठीक है, अब अगला आता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। देखो, जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो कि एनकाउंटर होते हैं प्रोसेसर के थ्रू इज इशूड बाय द प्रोसेसर बाय द मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस देती है। एंड इन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब एक तरह से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन मेमोरी ने दिए, उसे वो डिकोड करता है सीपीयू और उसके बेसिस पे इनपुट आउटपुट कमांड को फाइंड आउट करता है और वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से बोल दिया जाता है कि इससे ये काम कराना है। एक तरह से ये बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सिंपली आप मैप करते हो इनपुट आउटपुट, जैसे कि मैंने बोला एक जर्मन लैंग्वेज में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंग्लिश में वर्ड होगा वो है इनपुट आउटपुट कमांड। ठीक है, अब अगला क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कस्टमाइज किए जा सकते हैं डिपेंड ऑन पेरिफेरल एड्रेस। पेरिफेरल का जो एड्रेस है, जब प्रोसेसर मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है कॉमन बस यूज करती है देन एड्रेसिंग कैन बी अचीव यूजिंग मेमोरी मैप्ड और आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। अब मेमोरी मैप का मतलब क्या है, जब प्रोसेसर जो है मेमोरी और जब प्रोसेसर एक्सेस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूजिंग अ सिंगल एड्रेस स्पेस, यानी कि देखो एड्रेस स्पेस क्या है, एड्रेस की लोकेशंस, ये एड्रेस की लोकेशंस हैं और सेम ही एड्रेसेस लोकेशन पे कुछ जगह पे तो आपने मेमोरी, कुछ लोकेशन आपने मेमोरी के लिए यूज कर ली और कुछ सेम लोकेशंस का ही यूज कर लिया इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। यानी कि जब आप सेम सिंगल एड्रेस स्पेस यूज करते हो उसे बोलते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। लेकिन अगर आप क्या करते हो, मेमोरी के लिए तो अलग एड्रेस स्पेस दे दिया और इनपुट आउटपुट डिवाइस इसके लिए अलग एड्रेस स्पेस दे दिया, यानी कि एड्रेस स्पेस जो होता है मेमोरी का वो आइसोलेट होता है इनपुट आउटपुट यूनिट के एड्रेस स्पेस से, तो उसमें बोलते हैं आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। लेकिन अगर सेम एड्रेस स्पेस यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउट। इसमें क्या होता है, वो जो प्रोसेसर होता है वो सेम एड्रेस, डेटा लाइन, कंट्रोल बस, तीनों बसेस सेम ही यूज करता है और इसलिए सेम सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन यूज किए जा सकते हैं फॉर बोथ मेमोरी एंड, यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप मेमोरी से कोई डेटा पिक कर रहे हो या डेटा राइट कर रहे हो वही इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप इनपुट आउटपुट यूनिट से डेटा को पिक कर सकते हो या इनपुट आउटपुट यूनिट तक डेटा को पहुंचा सकते हो। जबकि आइसोलेटेड में क्या है कि आपने डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस का यूज किया है, किसके लिए, मेमोरी के लिए अलग और इनपुट आउटपुट के लिए अलग। दो प्रोसेसर जो है सेम डेटा और एड्रेस लाइंस तो सेम यूज करता है, पर जो कंट्रोल लाइंस होंगी यानी कि जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि एड्रेस स्पेसेस अलग हैं इसलिए कंट्रोल सिग्नल्स अलग होंगे, इसलिए अलग अलग कंट्रोल लाइन यूज की जाती है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। जो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है ये भी आपको मदद करता है डेटा का ट्रांसफर करने में मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। सिंपल सा, इसमें आप प्रोसेसर का यूज करते हो, जैसे कि आपने प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पढ़ा था, ऐसे ही इंटरप्ट ड्रिवन में भी प्रोसेसर एक मीडियम होता है जिसकी मदद से इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी में और मेमोरी से इनपुट आउटपुट, यानी कि प्रोसेसर एक मीडियम होता है। जो लास्ट वाला पढ़ोगे वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम जो है मेमोरी से डेटा इनपुट आउटपुट से और इनपुट आउटपुट से मेमोरी में डेटा को पहुंचाते हैं बिना सीपीयू की मदद से। लेकिन जो प्रोग्राम है और इंटरप्ट ड्रिवन है ये दोनों जो है किसका यूज करते हैं, सीपीयू का। ठीक है, अदर दो टेक्निक्स क्या क्या है आपके पास, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है ये जो है इंटरप्ट का यूज करता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, किस किस के बीच, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के बीच। देखो जैसे कि आपने देखा था, अगर आप बात करें प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की, इसमें आपने देखा था कि क्या होता था कि जो आपका सीपीयू है उसे बार बार चेक करना पड़ता था कि आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी है या नहीं उस काम को करने के लिए, और उसे ये भी चेक करना पड़ता था कि जो मैं काम कराना चाहता था, सीपीयू जो काम कराना चाहता था उसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने कर दिया है या नहीं, उसे रिपीटेडली चेक करना पड़ता था, क्योंकि
इनपुट आउटपुट मॉड्यूल काम करने के बाद नोटिफाई नहीं करता था कि उसने ये काम कर दिया है, जिसकी वजह से जो है प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस थी वो डिट्रॉयड होती थी, यानी कि डिग्रेड होती थी, क्योंकि उसे अपना काम छोड़ के साथ साथ चेक करना पड़ता था। पर ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ये जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वो एक कमांड इनपुट आउटपुट कमांड देगा और वो कमांड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को पहुंचा देगा। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस काम को कर देगा तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, जिससे सीपीयू को पता चल जाएगा अच्छा ये काम जो उसे करवाना था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने कर दिया है। इसकी मदद से जो प्रोसेसर है वो जो है उसका वैल्यूएबल टाइम जो है यूटिलाइज हो जाता है। सीपीयू जो है किसी और काम में इन्वॉल्व हो सकता है रेदर देन चेकिंग कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने ये काम कर दिया है या नहीं। ठीक है, देखो तो हम एक सिनेरियो मानते हैं कि डेटा को स्टोर होना है मेन मेमोरी से, किससे? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, यानी कि कोई कीबोर्ड होगा जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से अटैच है। कीबोर्ड कुछ इनपुट देगा, वो इनपुट मेमोरी में कहीं पे जाके स्टोर होना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका प्रोसेसर है वो इशू करेगा रीड इनपुट आउटपुट कमांड, और ये जो कमांड इशू करेगा वो किसको प्रोवाइड कर देगा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। ये बता देगा सीपीयू, ये बता देगा कि भाई तुम्हें जो है कीबोर्ड से जो भी डेटा आएगा उसे मेमोरी में इस लोकेशन पे पहुंचाना है। इतना बोलने के बाद जो सीपीयू है वो अपना काम करेगा। उसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का रेडी होने का या उसका काम कब कंप्लीट हो जाएगा या वो कुछ काम को कब करेगा उसका ध्यान नहीं रखना है। वो एक बार अपना काम बता देगा कि भैया तुमको ये काम करना है, इतना बताने के बाद सीपीयू अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो रीड इनपुट आउटपुट कमांड को प्रोसेस करेगा और रीड करेगा डेटा को उस पेरिफेरल डिवाइसेस जिसका एड्रेस दे रखा होगा कि इस पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड से उठाना है, और वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उस डेटा को डेटा रजिस्टर में रख लेगा अपने, यानी कि कीबोर्ड से उठा के डेटा वो अपने पास एक डेटा रजिस्टर है उसमें रख देगा, रख दिया, और उसके बाद इशू करेगा इंटरप्ट सिग्नल। किसको? प्रोसेसर को, किसी एक कंट्रोल लाइन की मदद से, जो ये बताएगा कि सीपीयू को कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने अपना काम कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा कि बीइंग टाइम जो सीपीयू है वो अपना काम कर रहा था और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अपना काम कर रहा था। यही चीज लिखा है दैट इंडिकेट टू द प्रोसेस दैट नाउ इट इज रेडी टू ट्रांसमिट द डेटा बट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैज टू वेट अंटिल द प्रोसेसर आस्क फॉर द डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसका मतलब समझो, कीबोर्ड से उसने डेटा उठा लिया और उसने अपने रजिस्टर में रख लिया। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो सीपीयू है वो कुछ और काम कर रहा हो, तो बीइंग टाइम जब सीपीयू कुछ और काम कर रहा है तो इतने टाइम पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वेट करेगा। उसने कीबोर्ड से डेटा उठा लिया, अब जब सीपीयू फ्री होगा उस डेटा को पिक कर लेगा, मेमोरी में रखना होगा वो डेटा को मेमोरी में रख देगा, बट सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, When the processor requests the data, जब प्रोसेसर रिक्वेस्ट करेगा डेटा को इनपुट आउटपुट से तो वो डेटा को डेटा लाइन पे रख देगा सिस्टम बस की। Once the input module transfer the data to the processor itself read another input output transfer। तो इस तरह से ये डेटा को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, देखो तो ये जो है आपका क्या दे रखा है? फ्लो चार्ट दे रखा है। अब इस फ्लो चार्ट को समझो ये कैसे होता है। देखो सिंपल सा है, इंटरप्ट ड्रिवन में और प्रोग्राम इनपुट आउट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। दोनों ही कमांड देंगे, रीड की राइट की जो भी कमांड देनी है, लेकिन कमांड देने के बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी हुआ या नहीं हुआ ये प्रोग्राम इनपुट ड्रिवन में इनपुट आउटपुट में देखना पड़ेगा, लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन में देखने की जरूरत नहीं है। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी हो जाएगा और उस काम को पूरा कर देगा, अपने आप जो है वो सिग्नल भेज देगा कि हाँ मैंने जो तुमने टास्क दिया था वो मैंने कर दिया है, तुम्हें इस डेटा की नीड है तो उस डेटा को यूज कर लो, तुम्हें मेमोरी में डालना है मेमोरी में डाल दो, जो काम करना है सीपीयू से तुम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये फ्लो चार्ट है। इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि रीड कमांड इशू कराएगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। कौन? सीपीयू। सीपीयू ने बोला कि तुमको ये काम करना है, ये काम करने का सीपीयू अपना कुछ काम करने चला जाएगा। अब जो है क्या करोगे? रीड द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ये जो है चेक करेगा कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल स्टेटस सही है या नहीं, यानी कि काम हो गया है तो वो वर्ड को रीड कर लेगा,
कौन, आपका जो भी एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा, यानी कि सीपीयू इस काम को नहीं करेगा, कोई और जो है मॉड्यूल क्या करेगा, ये जो है रीड कर लेगा वर्ड को फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि कौन, सीपीयू। इस चीज को दोबारा समझना। देखो इसने बोला ये काम तुमने करना है, इस काम को करने का है, सीपीयू अपना काम करने चला गया। अब सीपीयू किसी मोमेंट पे फ्री हो गया। देखो ये चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे ही रीड कमांड हुई, इशू रीड कमांड टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि उसने सीपीयू ने इनपुट आउट मॉड्यूल से कहा तुम्हें ये काम करना है, और वो अपना कुछ काम करने चला गया। ठीक है, अब सीपीयू अपना कुछ काम कर रहा है, काम करता रहा। अब उसने क्या करा, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा कि भाई मैंने जो काम करना था मैंने वो काम कर दिया है ना। अब मैंने काम कर दिया, तुम्हें नीड हो तो तुम इस काम को यूज कर सकते हो, जो तुमने काम बोला था। थोड़ी देर बाद सीपीयू फ्री हो गया, तो उसने क्या करा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस चेक किया कि उसने वो काम कर दिया है, यानी कि जब वो फ्री हुआ। अगर नहीं है तो एरर कंडीशन आ गई, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ही खराब है, उसमें कोई गड़बड़ है। अगर वो रेडी है तो वो क्या करेगा, वर्ड को रीड कर लेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से और उसे मेमोरी में डाल देगा, और काम हो जाएगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो दोबारा से, मतलब हो सकता है उसे बहुत सारा काम कराना हो, तो फिर वो दोबारा से रीड कमांड देगा, फिर अपना काम करने चला जाएगा सीपीयू। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फ्री हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट भेजेगा कि भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब सीपीयू जो है चेक करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्टेटस, कि वो मतलब एक बार को वो रीचेक करेगा, उसने तो कह दिया है कि भाई मैंने कर दिया है, पर वो रीचेक करेगा। हाँ, अगर कोई नहीं होगा तो एरर कंडीशन है, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ही खराब है। लेकिन अगर रेडी है तो उस वर्ड को रीड कर लेगा, राइट कर देगा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अगर काम कंप्लीट हो गया होगा, नहीं तो फिर से रिपीट प्रोसेस चल जाएगा। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, सिस्टम जो है यूजफुल वर्क कर सकता है जब डिवाइस रेडी ना हो, है ना। सिस्टम किसकी बात कर रही है यहाँ पे, प्रोसेसर की। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारे इंटरप्ट्स आते हैं, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कई बार इफेक्ट होता है। इंटरप्ट क्रिएट करना एक्सपेंसिव काम होता है, और हैव टू रन द इंटरप्ट कोड सेगमेंट एवरी टाइम, यानी कि जब भी जो है काम कर देगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तो आपको जो है इंटरप्ट कोड को रन कराना पड़ेगा, और इंटरप्ट जनरेट करना एक तरह से एक्सपेंसिव टास्क होता है। तो फायदेमंद तो है, बस एक्सपेंसिव है ना, बस। अब देखो कई बार डिफरेंस आ जाता है कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है। जो डेटा, अब देखो सबसे पहले सीपीयू जो है ये लाइन से स्टार्ट करता है, जो सीपीयू जो है लूप में घूमता रहता है ये चेक करने के लिए कि डिवाइस जो है रेडी है ट्रांसफर के लिए या नहीं। वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है पेरिफेरल डिवाइस को। लेकिन यहाँ पे सीपीयू को लूप में घूमने की जरूरत नहीं है। जब भी डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डिवाइस से डेटा ले लेगा, यानी कि डिवाइस अपना काम कर देगा, तो एक इंटरप्ट कमांड जनरेट हो जाएगी जो सीपीयू को बता देगी हाँ अब डेटा जो है मैंने ले लिया है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मेमोरी में पहुंचा सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। अब जब सीपीयू जो है रिपीटेडली बिजी है एक को चेक करने में कि तुमने ये काम कर दिया है, तुमने ये काम कर दिया है, तुमने ये काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं सीपीयू की साइकिल क्या होती है, वेस्ट होती है। उस दौरान वो कुछ और कर सकता था, बट बिकॉज उसे बार बार चेक करना है, इसकी वजह से सीपीयू की साइकिल में क्या होता है, वेस्ट होता है, और ऑफ कोर्स सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीपीयू साइकिल वेस्ट नहीं होती, सीपीयू जो है अपना कुछ और काम करता रहता है, जिस दौरान जो है आपका जो है डिवाइस रेडी होता है, डेटा आता है, इस दौरान जो है सीपीयू और कुछ काम कर सकता है। तो ये एफिशिएंट मेथड है। अब जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होता है वो कैसे इनिशिएट होता है, इंटरप्ट कमांड से जो इशू होती है सीपीयू के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इनिशिएट होता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो स्टोर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर की तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उस प्रोग्राम से। ठीक है, अब ये जो है बहुत ज्यादा इजी है प्रोग्राम करना और अंडरस्टैंड करना प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जबकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है समझना।
ठीक है। ये मॉड्यूल जो है एज अ स्लो मॉड्यूल ट्रीट होता है, ये काम स्लो करता है, ये इसको फास्टर किया जा सकता है, ये फास्टर होता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के कंटेक्स्ट में। जो परफॉर्मेंस होती है सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाती है क्योंकि सीपीयू जो है कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। जो परफॉर्मेंस होती है सीपीयू की वो डिग्रेड नहीं इनहेंस हो जाती है क्योंकि सीपीयू अपना कुछ और काम कर सकता है। सीपीयू जो है कोई और वर्क नहीं कर सकता जब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो जाता, उसे कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है। सीपीयू अपना कोई और काम कर सकता है उस दौरान, ठीक है। कैसे इंटरप्ट हैंडल किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है कंप्लीट करती है अपना टास्क, तो प्रोसेसर जो है इशू करता है एक इनपुट आउटपुट कमांड एंड सिग्नल करता है इंटरप्ट टू द प्रोसेसर। यानी कि जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस अपना काम कंप्लीट कर लेगी, जो भी उसे इनपुट आउटपुट कमांड मिली है कि तुम्हें ये काम करना है या कुछ भी काम करना है, तो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजेगा, ठीक है। प्रोसेसर अपना जो भी करंट काम है वो कर रहा होता है, करने के बाद वो उस इंटरप्ट को क्या करता है, चेक करता है। जब प्रोसेसर देखता है इंटरप्ट को, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसने भी इंटरप्ट भेजा है उसको एक्नॉलेजमेंट करता है कि मैंने जो है तुम्हारे इंटरप्ट को रिसीव कर लिया है। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है प्रोसेसर से, तो जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो उस इंटरप्ट को क्या कर लेती है, विड्रॉल कर लेती है। यानी कि सीपीयू को पता चल गया है कि तुमने जो मुझे काम बोला था मैंने कर दिया है, अब इट्स योर कॉल, आगे का काम प्रोसीड कराओ। जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो कंट्रोल ट्रांसफर करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। यानी कि जो इंटरप्ट जनरेट हुई है, यानी कि जो भी बोला गया उस काम, मतलब जो बताया गया है उसके आगे काम को मैनेज करने के लिए आप क्या करता है, प्रोसेसर कंट्रोल भेजता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, इंटरप्ट को जो भी इंटरप्ट आई है उसको क्या करना, फुलफिल करना। पर ऐसा करने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन जिस पे वो करंटली वर्क कर रहा था सीपीयू, जैसे सीपीयू जो है प्रोग्राम है P1 पे वर्क कर रहा था, उसने पहली लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताया कि मैंने तुम्हारे इंटरप्ट को देख लिया है, नाउ आई विल डू माई वर्क, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि पहली लाइन कर ली पर बाकी का डेटा भी तो बचा हुआ है, उस बाकी डेटा, ये यानी कि इंटरप्ट हैंडल होने के बाद उसे किस पॉइंट से दोबारा से अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, वो मिनिमम इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है इंटरप्ट को हैंडल करने से पहले। वो स्टोर करता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एग्जीक्यूट होना है, ये सारा डेटा वो स्टैग में स्टोर कर देता है कि कौन कौन कहाँ, मिनिमम इंफॉर्मेशन की भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है जो एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस क्या है, करंट स्टेटस क्या है रजिस्टर्स का, या क्या मिनिमम डेटा मैंने अपडेट किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन वो किस में स्टोर कर देता है, कंट्रोल स्टैग में। इतना करने के बाद वो क्या करता है, प्रोसेसर जो है प्रोग्राम काउंटर में जो एंट्री लोकेशन है आपके इंटरप्ट सर्विस रूटीन का वो एंटर कर देता है, जिसकी मदद से आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे आपका सीपीयू जो है अपना जो भी काम कर रहा था उस काम को छोड़ के और वो जो भी इंटरप्ट आई थी उस इंटरप्ट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उस इंटरप्ट के रिस्पॉन्ड में जो भी काम करना था उसे वो करने लगता है। वेल डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है। एक सिंगल इंटरप्ट हैंडल प्रोग्राम भी यूज हो सकता है सारे इंटरप्ट के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट इंटरप्ट प्रोग्राम यूज किए गए। वैसे समझो हो सकता है कि एक ही ढांचे में सारी चीज़ों को रखा जा सकता, हो सकता है डिफरेंट कमांड, ये इंटरप्ट आएगी तो ये वाला काम करना है, ये इंटरप्ट आएगी तो ये काम करना है, ये इंटरप्ट आएगी, तो डिपेंड करता है कि एक ही आपकी जो है सिंगल इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम ही सारे इंटरप्ट को हैंडल करता है या डिफरेंट हैंडलिंग प्रोग्राम्स हैं, कि ये डिपेंड करता है कि भाई आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह का आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर ऐसा केस है कि बहुत सारे इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम हैं तो प्रोसेसर को देखना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन जो है इवॉक करना है और वो जो है कौन हैंडल करेगा, ठीक है, ये चीज़ उसे देखनी पड़ती है। जब ये इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है तो प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है किसका, प्रोग्राम सर्विस रूटीन का, कि भाई इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए 4 लाइन चलानी है, वो 4 लाइन वो चला देता है। जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है सर्व द occurred interrupt so the processor check the status of input output device that signal the interrupt or the event cause the interrupt, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देन
जब इंटरप्ट जो है प्रोसेस हो जाती है कंप्लीटली, यानी कि एक बार उसे पता चल गया कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कौन सी है, उनको एग्जीक्यूट करा देता है। जब वो इंटरप्ट हैंडल हो जाती है तो प्रोसेसर रिज्यूम बैक हो जाता है अपने वर्क पे, वो स्टैग में जो उसने डेटा डाला था कि कौन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से उसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा डेटा, वो सारा डेटा वो फेच करता है और अपने करंट प्रोग्राम पे जो भी वो कर रहा था उसे दोबारा से रिज्यूम कर देता है और उस पे करने लग जाता है। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है प्रोग्राम काउंटर की, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की, वो दोबारा से स्टैक से ले ली जाती है और सीपीयू अपना काम जो पहले कर रहा था इंटरप्ट आने से पहले वो करता रहता है। इसको नॉर्मल टाइम में समझो कि सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ, आप मेरे से कुछ पढ़ने आए कि भाई मैम हमें ये क्वेश्चन समझा दो, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगी, एक बुक मार्क लगा दूंगी या कुछ पेपर मोड़ दूंगी कि भाई मैंने ये है। अब जैसे ही तुम्हारी इंटरप्ट आई, सपोज तुम आए, इसको और ऐसे समझाते हैं, सपोज तुमने नॉक किया, मैम कुछ समझना है, तो मैं करंटली एक पेज लिख रही थी, मैंने कहा बेटा बस 1 सेकंड ये वाला पेज लिख लेती हूँ, आगे का बाद में करूँगी। तो मैंने वो पेज कंप्लीट किया, पेज कंप्लीट करते ही मैं एक पेपर मोड़ दूंगी ताकि मुझे दिख जाए अच्छा आगे मुझे यहाँ पे करना है। अब तुम्हारे क्वेश्चंस को समझ के करके और मैं दोबारा से अपने काम में फिर से जुट जाऊंगी। तो यही वो है कि सीपीयू जो है इंटरप्ट को हैंडल करता है, फिर दोबारा से वही करता है। अब इंटरप्ट क्या होता है, नॉर्मली एक सिग्नल होता है और कुछ नहीं होता, जो एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के थ्रू एमिट किया जाता है, जनरेट किया जाता है जब भी कोई भी इवेंट को इमीडिएट एक्शन की नीड होती है। ये प्रोसेसर को अलर्ट करता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे रोक दो और करंटली जो भी इंटरप्ट आई है उस पर फोकस करो। ठीक है, सिंपल से इसी को ही हम बोलते हैं इंटरप्ट। और ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन, यानी कि जो कंट्रोल लाइन की बस में कंट्रोल लाइंस होती है उसमें से एक लाइन जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हैंडल करने के लिए ही बनाए गए। अब देखो इंटरप्ट कैसे हो सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर के अंदर मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ये कई तरह के इंटरप्ट होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये कई बार 2 मार्क्स की हैं, देखो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, बस उसी हिसाब से आए हुए हैं, है ना। एक सेकेंड, ये ना नॉर्मली क्या होता है 2 मार्क्स के आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है, ये ज़्यादा लॉन्ग कभी नहीं आएंगे, है ना, तो आप उसी हिसाब से लिखते जाना। चलो, अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, जो अ सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करा जाए, जनरेट किया जाए, उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है ट्रैप एंड एक्सेप्शन, जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, जो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस या हार्डवेयर के थ्रू जनरेट किए जाए उसको हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। नॉर्मली जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कोई भी प्रेस करते हैं कोई भी बटन, तो वो एक क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। ये 2 तरह के होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, इनको हम आगे पढ़ेंगे। जो अब देखो, अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नोन एज इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का नाम है इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन बनाया गया है। जब भी आप इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करते हो, जो प्रोसेसर है वो जो भी काम कर रहा होता है वो रुक जाता है और जो भी आपने इंटरप्ट दिया है उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो भी इंटरप्ट हैंडलर कोड की नीड होती है उस पे वर्क करने लगता है। जो इंटरप्ट हैंडल रूटीन है वो कंप्लीट करता है रिक्वायर्ड वर्क को, और आपका काम कंप्लीट करने के बाद वो फिर से स्विच बैक अपने वर्क पे सीपीयू चला जाता है। अगले आते हैं वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। देखो, जो वेक्टर इंटरप्ट होते हैं वो इंटरप्ट सोर्स की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका इंटरप्ट कहाँ से आया है, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते कि इंटरप्ट कहाँ से जनरेट हुआ है। आपको जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पता है तो आप ऑफकोर्स कहाँ से आई है उससे रिलेटेड जो भी इंटरप्ट हैंडलर रूटीन है उस पर ही स्विच कर जाओगे डायरेक्टली। जब आपको नहीं पता कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ आई है तो आप एक एक इंटरप्ट हैंडलर को चेक करते जाओगे। यानी कि सबसे पहले आपसे बोला गया है कि आपके पास 4 इंटरप्ट हैंडलर है, आपको सबसे पहले इसे ही यूज़ करना है। अगर ये हैंडल ना कर सके तो इसको यूज़ करना है, ये हैंडल ना कर सके इसको यूज़ करना है, अगर इन तीनों में से कोई भी हैंडल ना कर सके तब आपको इसको यूज़ करना है। तो आपको इटरेट करना पड़ता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं होता कि कौन सा सोर्स है जहाँ से इंटरप्ट आया है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा इंटरप्ट हैंडलर का यूज़ करना है। तो आप हर एक इंटरप्ट
मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे स्विच कर जाते हो। ये देखो फास्टर और एफिशिएंट है क्योंकि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन से इंटरप्ट हैंडलर पे आपको स्विच करना है। ये थोड़ा सा डिले करता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को। ये जो है रिलाय करता है कि पहले से ही जो प्री डिफाइंड प्रायोरिटी स्कीम है, आपने बोल दिया कि भाई पहले इसकी प्रायोरिटी, फिर इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर दो इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं और आपको दिख भी रहा है कि पहला है, लेकिन जो स्कीम में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। इसमें कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म की नीड होती है। ये रिलेटिवली सिंपल होता है क्योंकि पहले से ही डिफाइंड चीजों पे चलता है। आपको कुछ नहीं ऐसा होता ना कि पहले से ही जो मम्मी पापा कहते हैं उसे ही करना है, आपको खुद से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना होता। अब अगला आता है, देखो मास्केबल नॉन मास्केबल। नाम से ही पता चल रहा है मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिन्हें आप डिसेबल या इग्नोर कर सकते हो। कौन? सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है और कोई मास्केबल इंटरप्ट आता है तो उसकी चॉइस है कि वो करंटली उस पर वर्क करना चाहता है या अपना वर्क करके उस पर ध्यान देना चाहता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं, ये वो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं जिसे आप डिसेबल या इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये इंटरप्ट जनरेट हो गए हैं तो सीपीयू को पहले इन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जब भी कोई मास्केबल इंटरप्ट अकर होता है तो वो हैंडल करा जाता है आफ्टर करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो सीपीयू यूज कर रहा है। लेकिन जब एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट अकर होता है तो क्या होता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है और जो स्टेटस है वो सारा डेटा स्टैक में स्टोर कर दिया जाता है सीपीयू के लिए, और सीपीयू को पहले उस जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसको हैंडल करना पड़ता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपको तब यूज करते हो जब कोई लो प्रायोरिटी का टास्क आप कराना चाहते हो, लेकिन अगर कोई हाई प्रायोरिटी का टास्क है तो उस टाइम पे आपको नॉन मास्केबल इंटरप्ट ही जनरेट करना होगा, ठीक है। इनका रिस्पांस टाइम बहुत हाई होता है। रिस्पांस टाइम हाई मतलब अगर आपने एक मास्केबल इंटरप्ट जनरेट किया है, जरूरी नहीं है सीपीयू तभी आपको उसका रिजल्ट दे दे, हो सकता है 1 घंटे बाद, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, लेकिन इसका रिस्पांस टाइम जो है बहुत लो होता है। लो का मतलब ये है कि आपने जैसे इंटरप्ट जनरेट किया ये आपको हो जाएगा। ये वेक्टर है, नॉन वेक्टर में आते हैं। इसमें वेक्टर इंटरप्ट, सारे वेक्टर इंटरप्ट इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर दोनों आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैसे होते हैं, इसमें ज्यादा आया हुआ नहीं है, है ना, बहुत कम आया हुआ है, तो आपको इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। अब ये नोट दे रखा है भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में जो प्रोसेसर है वो डिवाइस को बार बार स्कैन करता रहता है कि वो डेटा ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है या नहीं। जब वो अवेलेबल हो जाता है तो प्रोसेसर को बार बार फिर भी चेक करना पड़ता है, बार बार चेक करता है, यानी कि प्रोसेस जो है फुल्ली डेडिकेट हो जाता है। यानी कि जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होना है इनपुट आउटपुट से किसी मेमोरी के बीच में या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, तो प्रोसेसर कुछ और काम नहीं कर सकता प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में। जबकि अगर बात की जाए इंटरप्ट ड्रिवन में, सीपीयू अपना काम करता रहेगा। जब डिवाइस रेडी हो जाएगी, जब ट्रांसफर बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट होना होगा तब वो जो है करेगा, उससे पहले उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगला आता है डीएमए कंट्रोलर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। आपसे कई बार मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर पूछा जाए तो आप तीनों में जैसे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन और डीएमए, इनको लिख के किसी एक को लिख देना। लेकिन अगर पूछा जाए डीएमए कंट्रोलर, और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पूछे जाने के, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कम पूछा जाता है। तो डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये मेथड है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से कि वो सेंड या रिसीव कर सकता है डेटा को डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी बाय बाईपासिंग द सीपीयू। यानी कि सीपीयू की बिना मदद से आप जो है डेटा को मेमोरी से किसी इनपुट आउटपुट को मैं कनेक्ट करने का मतलब है, मैं अगर बात कर रही हूँ कि डेटा बाहर जाना है तो ऑफ कोर्स आउटपुट डिवाइस का यूज होना, और डेटा इन आना है तो इनपुट डिवाइस का। यानी कि मैं एज एन कंबाइन बोल रही हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से आप डेटा को मेमोरी से डेटा को डायरेक्टली जो है कर सकते हो बिना सीपीयू की मदद से। ये प्रोसेसर जो है प्रोसेस मैनेज किया जाता है एक चिप के थ्रू। उस चिप का नाम है डीएमए
कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर होता क्या है, ये एक हार्डवेयर है जो मेमोरी को एक्सेस करता है, मतलब ये आपको मदद करता है मेमोरी को एक्सेस करने में, ठीक है। और इसी हार्डवेयर को हम डीएमए कंट्रोल, देखो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करती है, यूज हार्डवेयर। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक हार्डवेयर का यूज करता है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, और इसी हार्डवेयर को हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ट्रांसफर करना डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, मेमोरी के बीच में बहुत कम या ना के बराबर सीपीयू के इंटरेक्शन से। यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब है इनपुट आउटपुट से मेमोरी में, मेमोरी से इनपुट आउटपुट में डेटा का ट्रांसफर होना बिना सीपीयू की मदद के। और ये कर कौन पाता है, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। देखो अब क्या लिखा है, डीएमए कंट्रोलर एक तरह की कंट्रोल यूनिट है जो वर्क करता है एज अ इंटरफेस, किसके लिए, डेटा बस के लिए और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। एज मेंशन डीएमए कंट्रोलर हैज द वर्क फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्रोसेसर कैन कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर, ठीक है। डीएमए कंट्रोलर का वर्क होता है डेटा को ट्रांसफर करने का बिना प्रोसेसर के इंटरवेंशन से। डीएमए कंट्रोलर में एड्रेस यूनिट होती है जो जनरेट करती है एड्रेस और सिलेक्ट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइस जहां से डेटा ट्रांसफर होना है। यानी कि ये आपका एक तरह से डीएमए कंट्रोलर है। इसमें क्या होता है, डेटा रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, डेटा काउंट होता है, इसमें डेटा लाइन्स होती है, एड्रेस लाइन्स होती है, सारी चीज़ें होती हैं जो मदद करती हैं डेटा को डायरेक्टली रीड करने में। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डीएमए कंट्रोलर में 3 रजिस्टर होते हैं। एड्रेस रजिस्टर ये कंटेन करता है एड्रेस जो बताता है डिजायर्ड लोकेशन मेमोरी की, कहाँ से डेटा को रीड करना है मेमोरी है, कहाँ से डेटा को उठा के जो है किसी भी आउटपुट डिवाइस तक पहुँचाना है। वर्ड काउंट रजिस्टर ये बताता है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको ट्रांसफर करने हैं। कंट्रोल रजिस्टर ये बताता है ट्रांसफर मोड, किस मोड में ट्रांसफर हो रहा है। 3 मोड होते हैं, अभी हम डीएमए के आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। जितने भी रजिस्टर होते हैं डीएमए के वो जो है अपियर टू द सीपीयू एज इनपुट आउटपुट इंटरफेस रजिस्टर, यानी कि डीएमए के जो भी आप होते हैं उसे एज अ इंटरफेस रजिस्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक डायग्राम दे रखा है, इसको आप देखते हैं। जैसे कि सपोज कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उसने डेटा रीड की रिक्वेस्ट भेजी किसको, डीएमए कंट्रोलर को। तो डीएमए कंट्रोलर क्या बोलेगा प्रोसेसर से कि तुम जो है डेटा बस पे अपने कंट्रोल को छोड़ दो और मैं फिलहाल यूज करना चाहता हूँ डेटा बस को, तुम छोड़ दो। डेटा बस का क्यों, क्योंकि भाई डेटा बस से तो डेटा उठ के आएगा या वहां पे जाएगा, वो उसको कह देता है प्रोसेसर ठीक है मैं थोड़े समय के लिए इसको छोड़ देता हूँ, वो ये एक्नॉलेज कर देता है। यानी कि अब डेटा बस का कंट्रोल किस पे हो जाता है, डीएमए कंट्रोलर पे। अब डीएमए कंट्रोलर उसे एक्नॉलेज कर देता है कि हाँ तुम जो है रीड कर सकते हो। अब क्या करता है वो मेमोरी से डेटा को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम। अब DAQ और ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ लाइन बाय लाइन। ऐसे ही अगर उसे राइट करना होता है तो भी मेनली क्या है, डीएमए कंट्रोलर को आपको कंट्रोल चाहिए होता है डेटा बस का, क्योंकि डेटा बस से ही डेटा आएगा और डेटा बस से ही डेटा जाएगा। तो सिंपल डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करता है, ये लिखा हुआ है। जो डीएमए कंट्रोलर है एक हार्डवेयर यूनिट है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को कि वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सके बिना प्रोसेसर के पार्टिसिपेट किए। जो डीएमए कंट्रोलर है वो रिक्वेस्ट करता है किससे, डेटा रीड रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से कि ताकि वो कुछ समय के लिए जो है सेंडिंग द होल्ड रिक्वेस्ट, HLD मतलब होल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो सीपीयू से ये कहता है कि प्लीज आप जो है बस को छोड़ दो। सीपीयू जो से ही होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है वो डीएमए कंट्रोलर को एक्नॉलेज करता है कि ठीक है मैंने जो है बस पे कंट्रोल छोड़ दिया है, तुम जो है बस पे कंट्रोल ले लो। जैसे ही उसे HLD यानी कि होल्ड रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट मिलता है, डीएमए कंट्रोलर जो है रिवर्ट बैक DAK यानी कि आप डेटा को रीड कर सकते हो, इसका एक्नॉलेजमेंट भेज देता है और जो है डेटा का ट्रांसफर परफॉर्म हो जाता है। देखो सिंपल सा ऐसे समझो, मैंने बोला कि मुझे मेमोरी से डेटा को रीड करना है, इसने बोला होल्ड रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज तुम बस को छोड़ दो, इसने बोला ओके। अब जैसे ही से पता चला इसने जो है रिवर्ट बैक कर देगा ठीक है। अब ये जो है बस पे डायरेक्टली
यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है बिना प्रोसेसर से इंटरेक्ट करेंगे। इवन दो डीएमए कंट्रोलर इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरेक्ट नहीं कर रही, वो डायरेक्टली जो है मेमोरी में डेटा को सेंड करी। अगर उसे कुछ राइट करना है तो वो भी वो राइट कर सकता है। डीएमए कंट्रोलर उसको इस काम को करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो डीएमए जो है इंटरप्ट रेज करता है, ताकि प्रोसेसर को पता चल जाए कि जो डेटा ट्रांसफर होना था वो हो चुका है। अब प्रोसेसर फिर से बस पे अपना कंट्रोल ले सकता है और उसे जो भी काम कराना है वो उस काम को कर सकता है। ठीक है, अब जो मोड ऑफ ट्रांसफर जो मैं बोल रही थी वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है बर्स्ट मोड, एक होता है साइकिल स्टीलिंग मोड, एक अगला होता है इंटरलीविंग मोड। तो ये आपके 3 मोड होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर बताओ आपके डीएमए में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला है बर्स्ट मोड। देखो बर्स्ट मोड में क्या होता है, जो या तो जैसे बर्स्ट का मतलब है जितना भी डेटा आपको ट्रांसफर करना है वो एक बार में ही ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज मुझे 50 बिट ट्रांसफर करनी है तो एक बार में ही सारी की सारी बिट ट्रांसफर होगी, यानी कि सीपीयू को अगर एक बार डीएमए ने बस ले ली तो वो बस तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जितना भी डेटा ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर ना हो जाए। यानी कि क्विकेस्ट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है, इसमें सारा डेटा एक बार में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अच्छी बात तो है, बट ऑफ कोर्स जब बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना है तो बस पे बहुत घंटों के लिए कंट्रोल, मतलब बहुत टाइम के लिए कंट्रोल होगा, यानी कि सीपीयू की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी। क्यों? ये लेस यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि डीएमए जो है सीपीयू को ब्लॉक कर देता है जब तक उसका ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है। अब उसका ट्रांसफर जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा सीपीयू, और एक तरह से परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफेक्ट होगी। अगला आता है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड का मतलब है जो डीएमए है वो सीपीयू को फोर्स करता है कि तुम अपना काम को रोक दो और बस पे कंट्रोल मुझे दे दो थोड़े समय के लिए। पर वो थोड़ा समय क्या होता है, 1 बाइट का। पर 1 बाइट ट्रांसफर होने के बाद जो कंट्रोलर है बस को रिलीज कर देता है एंड देन अगेन रिक्वेस्ट फॉर द सिस्टम बस। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे 1 बाइट काम हुआ, जैसे कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं और जो डिवाइसेस होते हैं वो डेटा को प्रिपेयर करने में समय लेते हैं। पहले वाले केस में तो क्या था कि सारा डेटा एक साथ जाएगा, इवन दो उस टाइम पे बस का यूज ना हो रहा। यहाँ पे क्या है कि 1 बाइट बोल दिया जाता है कि डिवाइस से कि तुम 1 बाइट प्रिपेयर करो। जैसे ही 1 बाइट प्रिपेयर होगी सीपीयू से डीएमए जो है बस का कंट्रोल जबरदस्ती ले लेगा, 1 बाइट ट्रांसफर हो जाएगी। 1 बाइट ट्रांसफर होते ही सीपीयू के पास बस वापस चली जाएगी। इतने सीपीयू अपना काम करता रहेगा उस बस पे, जो भी उसे करना है या नहीं करना है, पर कंट्रोल सीपीयू पे रहेगा। फिर दोबारा कुछ समय बाद 1 बाइट फिर से जनरेट हो गई, मतलब आपकी डिवाइस ने काम कर दिया। देखो यहीं पे लिखा है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन्हें कुछ समय लगता है डेटा को प्रिपेयर करने में, वर्ड को प्रिपेयर करने में। उस टाइम पे सीपीयू जो है बस पे कंट्रोल रखता है और वो अपना काम कर सकता है। जैसे ही दोबारा से वर्ड रेडी हो जाता है सीपीयू से दोबारा से क्या ले लिया जाता है, बस का कंट्रोल ले लिया जाता है। फिर 1 बाइट ट्रांसफर की जाती है, फिर रिटर्न कर दिया जाता है, 1 बाइट ट्रांसफर की जाती है। तो अगर कंपेयर किया जाए बर्स्ट मोड से तो ये थोड़ा सा स्लोवेस्ट है, क्योंकि भाई देखो आप बार बार ले रहे हो, मतलब मैं आपको पेन दे रही हूँ, लेने में कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली है क्योंकि इस एक तरह से हम टोटली सीपीयू को ब्लॉक भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंट है डेटा ट्रांसफर, सीपीयू कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता, और जो डेटा रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर है वो थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि भाई बर्स्ट मोड में तो एक साथ सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ क्या है लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली है अगर कंपैरिजन किया जाए उसके। ठीक है, अब अगला आता है इंटरलीविंग मोड। जब भी व्हेन सीपीयू डज नॉट रिक्वायर द सिस्टम बस देन ओनली कंट्रोल ऑफ द बस विल बी गिवन टू डीमैक। यानी कि एक तरह से ये
ये रिस्ट्रिक्टेड है सीपीयू के फेवर में, यानी कि जब सीपीयू को नीड नहीं होगी सिस्टम बस की तभी बस जो है डीएमए को दिया जाएगा। इसमें सीपीयू ब्लॉक नहीं होता, ये सबसे स्लोवेस्ट मोड है। अगर सीपीयू 1 घंटे तक बस की नीड है तो आप डीएमए नहीं ले सकता बस को। जब सीपीयू खाली होगा तभी डीएमए को मिल सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है, सीपीयू ब्लॉक नहीं होता। ये स्लोवेस्ट है, डेटा ट्रांसफर करने का तरीका स्लोवेस्ट है। कौन सा? इंटरलीविंग मोड। ठीक है, अब अगला आता है आपका सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक आपका सीरियल कम्युनिकेशन बचा है और आपका आईओपी, बस ये आपके दो। और फिर तो छोटा मोटा एक्सेप्शन है, ट्रैप है, इनपुट आउटपुट, बस आपका ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ये यूनिट बहुत छोटी सी है और इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगला आपका टॉपिक है सीरियल कम्युनिकेशन। अच्छा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सीक्वेंशली इंफॉर्मेशन या बिट्स को ट्रांसफर करते हो सेम चैनल में। बिकॉज आप सारा डेटा सेम चैनल में ही ट्रांसफर कर रहे हो तो पैरेलली कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वायर की वो रिड्यूस हो जाती है, बट जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो जनरली क्या रहती है? स्लो रहती है। जो कम्युनिकेशन है उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, वर्बल वर्ड्स या रिटन डॉक्यूमेंट। जो बाइनरी होते हैं वो बाइनरी जो भी डेटा होता है वो दो चीज कंटेन करते हैं, 0 या 1। 0 रिप्रेजेंट करता है लो वोल्ट और 1 रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्ट या 5 वोल्ट। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सीरियली डेटा को ट्रांसफर करना, बस एक के बाद एक पैरेलली नहीं कर रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही चैनल से सारा डेटा जा रहा है। अब ये दो तरह से हो सकता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सीरियल कम्युनिकेशन आता है, आप ये समझो एक क्वेश्चन डीएम में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपका जो है कोई भी आ सकता है डीएम में तो आएगा, उसके अलावा इंटरप्ट ड्रिवन हो गया या ये कुछ भी आएगा, पर डीएम में मान के चलो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? जो फ्रेम और डेटा होता है वो कैसे बनाया जाता है? ग्रुप्स ऑफ बिट्स की मदद से, यानी कि 0 1 0 0 इनसे। ठीक है, ये फ्रेम जो है कंटिन्यूसली सेंड किए जाते हैं टाइम के साथ, यानी कि जिस टाइम पे सेंड हो रहा है उसी टाइम पे फटाफट ये डेटा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक मास्टर क्लॉक है, यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो क्लॉक की मदद से होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर की क्लॉक दोनों सिंक्रोनाइज होती है। इसमें किसी भी गैप्स की, स्टार्ट बिट की या स्टॉप बिट की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइज वे में जैसे जैसे ही आप ऐसे समझो व्हाट्सएप पे जैसे आप मैसेज करते हो तो नॉर्मली सिंक्रोनाइज होता है, जैसे हम मैसेज भेजते हो वो रिसीव होता रहता है एंड आप सेंड करते हो तो वो सिंक्रोनाइज वे में डेटा चलता है। बहुत कम, अगर कभी नेट इशू हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तभी कई बार ऐसा होता है ना, आपने मैसेज करा और वो मैसेज बाद में सेंड होता है, इतने और का मैसेज आता है, वो कभी कभी होता है। पर नॉर्मली क्या होता है, जिस वे में आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो उसी तरह से मैसेज सेंड या रिसीव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी स्टार्ट बिट की, स्टॉप बिट की या उसकी नीड नहीं होती। जो सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होता है वो एक्सपेंसिव होता है अगर एसिंक्रोनस की से बात की जाए। अब अगर बात करते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं उन्हें हम एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रीट करते हैं। ये डेटा बिट्स जो है सेंड की जाती हैं अप एनी पॉइंट इन अ टाइम। ऐसा नहीं है कि सेंडर रिसीवर की क्लॉक क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेंडर रिसीवर की जो क्लॉक होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, कभी भी सेंड कर दी जाती है। इसी वजह से इन्हें स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट दी जाती है, ताकि उसे पता चल जाए कि भाई कहाँ से रिसीव हो रहा है डेटा, कहाँ पे सेंड हो रहा है। ये बिट्स जो है यूजफुल होती हैं इंश्योर करने में कि डेटा जो है करेक्टली सेंड हो रहा है। जो
टाइम लगता है डेटा बिट को सेंड और रिसीव करने में वो कांस्टेंट नहीं होता, हो सकता है कि उसमें कोई डिफरेंस आ जाए। जो टाइम होता है ट्रांजैक्शन जो है वो गैप्स के थ्रू, यानी कि थोड़ा सा डेटा फिर भेज दिया, फिर डेटा भेज दिया, फिर डेटा भेज दिया, इस तरह से डेटा को क्या करा जाता है, सेंड किया जाता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती, सेंडर और रिसीवर के बीच में यही मेन एडवांटेज है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। आप कभी भी सेंड कर सकते हो और वो कभी भी डेटा को रिसीव कर लेगा। इसी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि टाइमिंग का इतना झंझट नहीं होता। लेकिन देयर कैन बी ए केस जब डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो होगा, बट ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत स्लो तो चल जाता है पर बहुत ज़्यादा स्लो में दिक्कत आती है। अब ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये 3 है, ठीक है। तो आपका सिंप्लेक्स क्या होता है, ये कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है और ये क्वेश्चन मतलब मेनली अगर 7 मार्क्स में आएगा तो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बार मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, हमने यहाँ तक कर लिया है तो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने ये सारे क्वेश्चन कवर किए हैं नहीं। देखो, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय इनपुट आउटपुट यूनिट। डीएमए को क्यू प्रायोरिटी अभी सीखोगे। डीएमए कंट्रोलर, उसके मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर बताओ। टिपिकल इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, कैसे बस कम्युनिकेट करती है, अभी हम आगे सीखेंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर पढ़ लिया। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग मेथड पढ़ लिया। सीरियल कम्युनिकेशन टेक्निक आप अभी पढ़ ही रहे हो। इंटरप्ट ड्रिवन डिजाइन फ्लो चार्ट अलॉन्ग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट। ट्रैप एंड एक्सेप्शन अभी नहीं पढ़ा पर मास्केबल नॉन मास्केबल पढ़ लिया। साइकिल स्टीलिंग पढ़ लिया। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर पढ़ लिया। डिफरेंट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर पढ़ लिया, है ना। इंटरप्ट पढ़ लिया, कैसे इंटरप्ट हैंडल होती है बताया। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो वेक्टर नॉन वेक्टर क्या होता है आपका, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर हो गया, सीरियल एंड पैरेलल कम, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो इसमें कवर ना हो, ठीक है। यानी कि जब आप इस उसके एंड, देखो कुछ क्वेश्चन अभी आपने नहीं पढ़े, लेकिन जब आप एंड पे पहुंचेंगे इसके यूनिट के 84 लास्ट पे, तो आपको सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन हो चुके हों। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो आपका ट्रांसमिशन मोड, तो ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है सिर्फ ट्रांसमिशन होता है, एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि सेंडर हमेशा सेंड करेगा, रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा। दोनों डिवाइसेस दोनों काम नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही डिवाइस सेंड कर सकती है, दूसरी डिवाइस सिर्फ रिसीव कर सकती है। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है, सेंडर रिसीवर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में बट सेम टाइम पे नहीं। अगर सेंडर जो है सेंड कर रहा है उस डेटा को, तो रिसीवर सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है उस दौरान। अगर रिसीवर कुछ सेंड करना चाहता है तो उस टाइम पे नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत देर बाद कर सकता है, ठीक है, बट सेम टाइम पे नहीं कर पाएगा। इस वाले केस में क्या था, सिंपल सेंडर जो है सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। यहाँ पे सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। अगर रिसीवर को सेंड करना चाहता है, एक्नॉलेजमेंट करना चाहता है कि जो तुमने सेंड किया था आई विल गेट दैट डेटा, उसको वो उस मोमेंट पे नहीं कर सकता, बाद में वो बता सकता है। अगला क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या मतलब, सेंडर रिसीवर जो है डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पे, और जो कम्युनिकेशन मोड है फुल डुप्लेक्स ही यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, अगर कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं है आप नहीं बोल सकते, आप भी साथ साथ बोल पाते हैं। तो फुल डुप्लेक्स क्यों, डीएमए को प्रायोरिटी मिलती है सीपीयू से जब रिक्वेस्ट किया जाता है मेमोरी ट्रांसफर। क्यों, ऑफकोर्स जो है डेटा जो है फास्टली ट्रांसफर हो जाता है, बस यही एक रीजन है, उसको आप कितने भी लाइन में लिख दो। अब अगला आता है एक्सप्लेन हाउ द कंप्यूटर बसेस कैन बी यूज। कैसे कंप्यूटर बसेस यूज होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट
यूनिट। जैसे अगर आप देखो, जैसे कि सीपीयू को नीड होती है कम्युनिकेट करने की वेरियस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस से, एज वी नो डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड दीज डिवाइसेस फ्लो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। यानी कि आपको पता है प्रोसेसर को नीड होती है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों की। अब जो भी डेटा ट्रांसफर होना है इन डिवाइस या प्रोसेसर के बीच में, वो किसकी मदद से होगा? बस की मदद से होगा। तो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है? एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड डेटा बस। तीनों अलग अलग हो, इनपुट आउटपुट के लिए अलग हो ये बसेस और मेमोरी के लिए अलग हो। दूसरा तरीका क्या है कि डेटा बस और एड्रेस बस दोनों कॉमन हो इनपुट आउटपुट के लिए और मेमोरी के लिए, पर कंट्रोल लाइंस क्या हो? डिफरेंट हो। तीसरा तरीका क्या है कि आप जो है कॉमन बस रख सकते हैं तीनों के लिए। ठीक है, ये तो सेपरेट है, ये दो कॉमन है, ये अलग है। फर्स्ट केस जो है सिंपल है क्योंकि बोथ हैव डिफरेंट एड्रेस स्पेस एंड इंस्ट्रक्शन बट रिक्वायर मोर बसेस। ठीक है, अब इन तीनों के बेसिस पे ही दो तरीके निकल के आते हैं। एक है आपका आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और एक आपका होता है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई कैसे यूज की जाती है, ये क्वेश्चन आता है। और कई बार मेमोरी मैप्ड और इनपुट आउटपुट को लिखना होता है, तो उस टाइम पे आपको डिटेल से लिखना होता है। जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, अगर हम बात करें आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट में, जो एड्रेस बस होगी और डेटा बस होगी वो कॉमन होगी दोनों के लिए, चाहे वो मेमोरी हो या इनपुट, पर कंट्रोल लाइंस दोनों के लिए अलग होगी। यानी कि आइसोलेटेड में क्या होता है, कॉमन बस होती है डेटा बस और एड्रेस बस, चाहे वो मेमोरी हो या इनपुट, बट सेपरेट रीड एंड राइट कंट्रोल लाइंस फॉर इनपुट आउटपुट। सो सीपीयू को डिकोड करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन को कि जो डेटा है वो इनपुट आउटपुट के लिए या किसके लिए है। ठीक है, सिंपल सा ही है। बाकी हम एक बार पढ़ ले। सो द सीपीयू डिकोड द इंस्ट्रक्शन इफ डेटा इज फॉर इनपुट आउटपुट, देन इट प्लेस द एड्रेस ऑन द एड्रेस लाइन एंड सेट द इनपुट आउटपुट और राइट कंट्रोल लाइन ड्यू टू विच डेटा ट्रांसफर अकर बिटवीन सीपीयू और इनपुट आउटपुट। यही मैंने बोला कि उसे चेक करना पड़ता है कि भाई जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए है, वो इंस्ट्रक्शन रीड करने का, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आया है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आया है। जो एड्रेस स्पेस होता है, यानी कि ये एड्रेस स्पेस है, ये दोनों के लिए सेम है या डिफरेंट। जो एड्रेस स्पेस होता है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट का, वो आइसोलेटेड होता है। एंड जैसे कि नेम बोल रहा है वैसे ही, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट हियर इज कॉल्ड पोर्ट्स। हियर वी हैव डिफरेंट रीड इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ इनपुट एंड मेमोरी। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी। अगला आता है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। जैसे कि आप देख रहे हो, हर एक बस कॉमन होती है ड्यू टू विच सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क ऑन मेमोरी एंड इनपुट। यानी कि चाहे मेमोरी हो या इनपुट आउटपुट हो, दोनों के लिए सेम ही बसेस यूज़ की जाती है, अलग से यूज़ नहीं की जाती। यानी कि सेम एड्रेस स्पेस होता है, जिसकी वजह से एड्रेसिंग कैपेबिलिटी जो मेमोरी की होती है वो लेस हो जाती है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर लिया जाता है। यानी कि ठीक है, अब आइसोलेटेड और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में कई बार डिफरेंस आ जाता है। इसमें सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है, इसमें सेम एड्रेस स्पेस होता है। सारे एड्रेस मेमोरी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एड्रेस स्पेस अलग अलग है दोनों के लिए, तो जितना मेमोरी का एड्रेस है वो मेमोरी के लिए यूज। इसमें क्या होता है, जो स्पेस होता है वो सेम यूज होता है, तो थोड़ा पोर्शन उसको दे दिया जाता है, थोड़ा पोर्शन इसको दे दिया जाता है। जब एड्रेस स्पेस अलग अलग हैं तो कंट्रोल रीड एंड राइट जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं, कि सीपीयू को डिकोड करना पड़ता है। जो रीड है ये इनपुट आउटपुट के लिए है, मेमोरी, यानी कि सेम इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं दोनों के लिए, चाहे वो इनपुट आउटपुट की बात कर लो या मेमोरी की। इसमें एड्रेस जो इनपुट आउटपुट एड्रेस है उन्हें पोर्ट बोलते हैं। इसमें नॉर्मली एड्रेस यूज होता है दोनों के लिए। ये एफिशिएंट होता है क्योंकि सेपरेट बस यूज होती है, लेस एफिशिएंट होता है। इसमें लार्जर साइज होती है क्योंकि मोर बसेस यूज होती है। ये स्मॉलर इन साइज होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सेपरेट लॉजिक यूज किया जाता है दोनों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको दोनों कंट्रोल लाइंस अलग अलग हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग कोड्स लिखने हैं, डिकोड करना पड़ता है। सीपीयू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ सिंपल लॉजिक होता है क्योंकि सेम ही कंट्रोल सिग्नल्स आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट के, और इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं आइसोलेटेड के। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से इसलिए पढ़ना बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एज एन आइसोलेटेड और मेमोरी मैप्ड का आपको सेपरेट क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो
भाई मेमोरी मैप का क्या है, फास्टर इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है बहुत फास्ट जल्दी से परफॉर्म हो जाता है अगर आप कंपेयर करें आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट से। सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, क्योंकि आप क्या करते हो मेमोरी मैप्ड में जो है सेम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हो, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। ये एफिशिएंट यूज़ होता है मेमोरी मैप का, बहुत अच्छे वे में मेमोरी यूज़ होता है, क्योंकि सेम एड्रेस स्पेस का ही आप यूज़ करते हो। डिसएडवांटेज क्या है भाई, लिमिटेड इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस होता है, क्योंकि दोनों का सेम होता है तो एड्रेस स्पेस लिमिटेड हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि सीपीयू को एक्सेस करना पड़ता है कि भाई ये जो कंट्रोल, मतलब जो भी कंट्रोल आया है वो किसका है, इनपुट आउटपुट के लिए है या मेमोरी के लिए। अब इसका आइसोलेटेड का एडवांटेज, बिकॉज एड्रेस स्पेस अलग अलग होता है, तो लार्ज एड्रेस स्पेस होता है, सबका अपना अपना एड्रेस स्पेस हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, आप आसानी से जब एड्रेस स्पेस सेम नहीं है डिफरेंट है तो आप न्यू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आसानी से ऐड कर सकते हो, इफेक्ट नहीं होता। रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज जो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट है वो ज़्यादा रिलायबिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेम एड्रेस स्पेस नहीं होता, शेयरिंग नहीं होता, तो यानी कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस फेल हो गए तो मेमोरी या अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक होगा तो वो ही खराब होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे सपोज लाइनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये रही है ना, और अगर एक खराब हो गई तो बाकी सारे इफेक्ट होंगे, लेकिन सबका सेपरेट है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो स्लो होते हैं अगर कंपेयर किया जाए मेमोरी मैप पे। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, ऑफकोर्स जब आइसोलेटेड होता है इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, अब अगला आता है आपका आईओपी। क्वेश्चन आईओपी का बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ आईओपी को आप कह सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द क्वेश्चन जो मतलब रिपीटेडली आ सकता है। ठीक है, तो अगला आपका है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। देखो जो डीएमए मोड ऑफ ट्रांसफर होता है वो सीपीयू का जो ओवरहेड होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने का, वो कई तरह से रिलीव करता है। ये अलाउ करता है जब आप डीएमए मोड ऑफ ट्रांसफर करते हैं, ये आपको अलाउ करता है कि आप सीपीयू और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को पैरेलली चला सके। ये पैरेललिज्म क्यों नेसेसरी है, ताकि जो सीपीयू का इंपॉर्टेंट टाइम है या जो उसकी इंपॉर्टेंट साइकिल है वो वेस्ट होने से बच जाए। इस दौरान जो है इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है वो अपना काम करती रहती है और सीपीयू अपना काम करता है। जो ये कंसेप्ट होता है डीएमए ऑपरेशन का, ये जो है सीपीयू का जो भी फर्दर रिलीफ देने का काम होता है उसको एक्सटेंड करता है। इस चीज को एक्सटेंड करने के लिए एक न्यू प्रोसेसर जनरेट किया गया, उसका नाम है आपका आईओपी। आईओपी क्या है, एक सीपीयू की तरह ही है जो हैंडल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को। इसके पास डीएमए से ज्यादा फैसिलिटी होती है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, डीएमए कंट्रोलर की तरह ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो मदद करता है किसमें। पहली चीज आपकी क्या है, आपको ये मदद करेगा कि भाई सीपीयू अपना काम करता रहे और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कौन हैंडल कर ले, आईओपी हैंडल कर ले। ठीक है, जो आईओपी है वो फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है खुद के इंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफिकली किस लिए डिजाइन किए गए होते हैं, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड टास्क होते हैं वो जो है परफॉर्म करता है आईओपी, जैसे कि अर्थमेटिक, लॉजिक, ब्रांचिंग या कोई भी कोड रिलेटेड ट्रांसलेशन, जितना भी काम होता है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर से रिलेटेड वो कौन करता है, आईओपी करके देता है। आप ऐसे बोल सकते हैं आईओपी इज लाइक सीपीयू विच इज basically designed to focus the work which is related to input output transfer। जैसे सीपीयू सारे काम करता है, ऐसे ही आपने एक और सीपीयू बना दिया जिसका नाम है आईओपी, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के काम को करके देता है। ठीक है, तो आईओपी प्रोसेसर होता है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है जो लोड एंड स्टोर करता है डेटा को मेमोरी में, साथ साथ जो है ये एग्जीक्यूट करता है इनपुट आउटपुट
इंस्ट्रक्शन को। ये एक तरह का इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच में, सिस्टम और डिवाइस के बीच में। ये इन्वॉल्व करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसकी मदद से आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। देखो ये आपका आईओपी है, ये मेन मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है। आईओपी सारे काम को कर देता है सीपीयू के बिहाफ पे। ये स्पेशलाइज्ड बनाया गया है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। अब इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि स्पेशलाइज हार्डवेयर है जो नॉर्मली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए बनाया गया। इस हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, एक डीएमए कंट्रोलर होता है और इंटरप्ट कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं आईओपी के अंदर। इसमें आईओपी में डीएमए की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ये डायरेक्टली मेमोरी का ट्रांसफ़र करा सकता है बिना मेमोरी से इनपुट आउटपुट, डिवाइस से इनपुट आउटपुट से मेमोरी, बिना सीपीयू को परेशान करे। सीपीयू अपना कुछ और काम कर सकता है। ये इंटरप्ट को आसानी से हैंडल कर सकता है, जो इंटरप्ट पेरिफेरल डिवाइस जनरेट करती है और उसको इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है। ये अलाउ करता है सीपीयू को कि वो किसी और काम पे फोकस करे और आईओपी इंटरप्ट को हैंडल कर ले। ये प्रोटोकॉल हैंडलिंग में भी मदद करता है। जो आईओपी है वो हैंडल कर सकता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि ईथरनेट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि ईथरनेट हो गई, यूएसबी हो गई, एससीएसआई हो गई। ये अलाउ करता है कि आप जो हैं सीपीयू को एक तरह से रिलैक्स देता है कि वो अपना कुछ और काम कर ले और वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है आसानी से। अगला क्या होता है, आपकी बफरिंग होती है। बफरिंग मतलब आईओपी जो है डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे बफर भी कर लेता है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस से जो भी डेटा आया उसको टेम्परेरी बेसिस पे आसानी से स्टोर भी कर लेता है और बिना सीपीयू को लोड दिए। अगला क्या है, कमांड प्रोसेसिंग। जो आईओपी है वो कमांड को प्रोसेस कर लेता है जो पेरिफेरल डिवाइसेस से आती हैं बिना सीपीयू को तंग करे। ऑफ कोर्स पैरेलल प्रोसेस, आईओपी कैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन पैरेलल विद सीपीयू, यानी कि सीपीयू अपना काम कर रहा है और जो है आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं। एक तरह से आईओपी जो है डीएमए का इनहेंसमेंट है। जो काम जो है डीएमए कर सकता था वो सारा काम जो है आईओपी भी कर रहा है, बट आईओपी के पास और फीचर्स भी हैं जो डीएमए के पास नहीं है। ठीक है, वो फीचर्स क्या है कि भाई ये पैरेलल प्रोसेसिंग तो डीएमए भी कर सकता है, कमांड प्रोसेसिंग भी कर रहा है, बफरिंग भी कर रहा है, प्रोटोकॉल हैंडलिंग भी कर रहा है, इंटरप्ट हैंडलिंग भी कर रहा है, सारा काम ये कर रहा है। ठीक है, अब अगला आता है कि आपके कुछ एडवांटेज। ऑफ कोर्स नाम से अगर आपको ये हेडिंग्स भी याद हो गई तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो है प्रोसेसर का जो वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करता है। भाई ऑफ कोर्स जो आपका सीपीयू है उसे डील नहीं करना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू, तो प्रोसेसर अपना कुछ और काम कर सकता है, प्रोसेसर के रिसोर्सेज और कामों में यूटिलाइज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये डेटा ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करता है क्योंकि डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है बिना सीपीयू के इंटरवेंशन की, तो ऑफ कोर्स डेटा ट्रांसफर इंक्रीज होता है, सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, एट द स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आईओपी बेसिकली इनपुट आउटपुट ट्रांसफर वे ही वर्क करता है जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अब इसके जैसे कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी। ऑफ कोर्स कॉस्ट, ऑफ कोर्स आईओपी अगर आप एक नया सिस्टम ऐड करोगे, एडिशनल हार्डवेयर इंक्रीज करोगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आप कह रहे हो कि सीपीयू भी है साथ में आईओपी एक तरह का प्रोसेसर है, सीपीयू जो है सारी चीज़ को मैनेज करे, आईओपी किस चीज़ को मैनेज करे, सिर्फ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को। जब अगर ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या है, ये एक दिक्कत की बात है। अब जब ये एक दिक्कत की बात है तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। कई बार जो है परफॉर्मेंस गेन क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। मे बी हर केस में ऐसा नहीं होता, पर कई बार क्या होता है ये एज अ एडिशनल ओवरहेड की तरह वर्क करने लगता है। आईओपी इंटीग्रेट करना सिस्टम में, कई बार सिंक्रोनाइज इशू हो जाते हैं कि सीपीयू और आईओपी साथ में सही से वर्क नहीं कर पाते। कई बार मल्टीपल प्रोसेसर जो है सेम मेमोरी को एक्सेस, सीपीयू भी उसी टाइम पे उसी मेमोरी के उसी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, आईओपी भी कर रहा है, तो कई बार ये इट विल क्रिएट एन इशू, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। स्टैंडर्डाइजेशन का लैक होता है। कई बार डिफरेंट आईओपी प्रोसेसर आर्किटेक्चर और इंटरफेस जो अवेलेबल होते हैं उनके लिए जो आपके स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉल्यूशन उनके साथ मैनेज कर पाना मुश्किल होता है।
तो एज ए नटशेल कह सकते हैं आईओपी फायदेमंद भी है और नुकसानदायक। मेन अगर आप सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक दिक्कत की बात कई बार बन जाती है। ठीक है, तो अब इसमें ट्रैप क्या होता है, देखो ट्रैप और एक्सेप्शन आपने पढ़ा था, तो ट्रैप और एक्सेप्शन कई बार 2 मार्क्स में आता है, तो बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है प्रोग्राम को कि इंटरसेप्ट कर सके किसी भी इवेंट को या सिग्नल को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान। ये जो है लो लेवल ऑपरेशन है, जैसे कि हार्डवेयर इंटरप्ट और सिग्नल जो कि सिग्नल फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉर्मली इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप कोई डिवाइड कर रहे हो 0 से, या कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो जो अलाउ नहीं है एक्सेस करना, इस तरह की जब आप कोई इवेंट करते हो, उन इवेंट को हैंडल करने के लिए आप जो है ट्रैप का यूज करते हो। ट्रैप जो है जनरली पार्ट ऑफ द लो लेवल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट टिपिकली यूज फॉर हाई लेवल एरर हैंडलिंग, यानी कि जो लो लेवल एरर जनरेट होती है, कई बार जो है मेमोरी ओवरफ्लो हो जाता है, या आपकी जो मेमोरी है वो स्टार्ट हो रही है 100 से 200 पे ख़त्म हो रही है और आप इसके आगे कोई एड्रेस पास कर रहे हो जो मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी सिचुएशन के लिए आप इसका यूज़ करते हो, ट्रैप का यूज़ करते हो। अगला क्या आता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, इज एन इवेंट जो कब अकर होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि नॉर्मल वे में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था अगर उससे हट के कुछ और एग्जीक्यूट होता है या एक नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब होता है, उस टाइम पे एक्सेप्शन रेज होना, एक्सेप्शन क्रिएट होना। सिंपली जो चीज नॉर्मल चलनी थी उससे हटके कुछ हो जाए तो एक्सेप्शन जनरेट होता है, उसी को ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक हाई लेवल कंस्ट्रक्ट है जो नॉर्मली एरर आती है उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। जब भी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अकर होती है तो एक्सेप्शन थ्रो होता है, प्रोग्राम कैच करता है और उसको एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट लोड नहीं होती तो एक एक्सेप्शन है, और कोई इमेज लोड नहीं होती तो एक मैसेज आता है लोडिंग इज इन प्रोसेस या कुछ भी। सिंपल ट्रैप भी क्या है, एक इवेंट है जो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से होता है। नॉर्मली आपने कोई डिवाइड बाय 0 या समथिंग कुछ भी एक्सेप्शन कर दिया, यहाँ पे भी एक्सेप्शन ही होता है। ये हाई लेवल कंस्ट्रक्ट, यानी कि हाई लेवल पे कुछ एरर आती है तब। ये क्या है, लो लेवल है, कंप्यूटर के अंदर कोई बिल्कुल एरर आ गई कि आपने कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर ली जो कि ज़रूरत ही नहीं थी जिसकी। ठीक है, अब अगला आ गया इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो जो आपका इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है इज शॉर्ट फॉर IO कंट्रोल इज शॉर्ट फॉर इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये क्या करता है, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है इनपुट आउटपुट कंट्रोल का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इनपुट रेफर करता है डेटा को एंटर कराना सिस्टम में, जबकि आउटपुट रेफर करना है डेटा का लीव करना सिस्टम से। जो इनपुट आउटपुट है वो क्रूशियल है और एफिशिएंट है, मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोल एफिशिएंट है क्योंकि सही तरह से डेटा का ट्रांसफर हो, सही तरह से भाई ऐसे समझो जो डेटा प्रिंट होना था अगर वो प्रिंट ना हो, मैंने कमांड दी Ctrl+P, वो प्रिंट ना हो और कुछ और हो जाए। ऑफकोर्स सपोज बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, प्रोजेक्टर भी कनेक्टेड है, मैंने कमांड दी Ctrl+P की, अब वो प्रिंट ना हो गए, प्रोजेक्टर ऑन हो जाए और वो शो होने लग जाए, तो ध्यान रखना कि सही से डेटा जो है बाहर जाए और सही से डेटा सिस्टम के अंदर आए। इस चीज़ को ध्यान रखने को ही इनपुट आउटपुट कंट्रोल कहते हैं। क्या की एस्पेक्ट है इनपुट आउटपुट कंट्रोल, डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि मैनेज करना आपका कम्युनिकेशन CPU और वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में सही से हो, हैंडल करना डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल जैसे कि डिवाइस ड्राइवर या कैसे डेटा ट्रांसफर होना है। अगला है बफरिंग, यानी कि बफर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जा सके, क्योंकि जो CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है उनकी स्पीड में क्या होता है, मिसमैच होता है, तो इस वजह से सही से डेटा क्या कर सके, मैच हो सके। बफर जो है हेल्प आउट करते हैं आसानी से डेटा के फ्लो को और रिड्यूस करते हैं स्पीड की वेरिएशन को। एरर हैंडलिंग, यानी कि implementing the mechanism to detect and handle the error that may occur during input output operation। एरर हैंडलिंग के नाम का ही मतलब है एरर को सही से हैंडल करना। इनपुट आउटपुट कंट्रोल का मतलब है 3 चीज़ें याद रखना, डिवाइस सही से मैनेज हो,
दूसरा आपकी बफरिंग हो, यानी कि डेटा को टेम्पररी स्टोरेज करने का एक मीडियम हो, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है और सीपीयू उनकी स्पीड डिफर होती है, डिफर होने की वजह से जो है उनमें गैप्स आ सकते हैं। तीसरा क्या है आपका एरर हैंडल करने का, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हैंडल करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक आता है देखो ये क्वेश्चन आता है आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन या बोलते हैं फ्लाइन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द मल्टीसिपिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी, किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाएगा मेमोरी से। डेटा स्ट्रीम क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर। ठीक है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे डेटा में, ऑन द डेटा इन द प्रोसेसर। अब आपका क्या है, एक ये बचा है पैरेलल कंप्यूटिंग, और बस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। तो देखो, जो आपका पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो आपकी जॉब होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक करते हैं। और वो जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज दिस इज माय जॉब, इस पार्ट को मैंने 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, और ये जो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंटली एग्जीक्यूट होते हैं। हर पार्ट में कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि सपोज मेरा दिस इज माय कंप्लीट जॉब, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस पार्ट में, इसमें मेरे 3 इंस्ट्रक्शन है, इसमें मेरे 2 इंस्ट्रक्शन है, इसमें मेरे पहला 1 इंस्ट्रक्शन है। तो नॉर्मली पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब यही है कि आप अपनी एक जॉब को इस तरह से ब्रेक कर दो कुछ पार्ट्स में कि वो एक दूसरे को प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो, और इसमें जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये और ये क्या करें, पैरेलली एग्जीक्यूट करें। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हर एक पीस के, वो साइमल्टेनियसली डिफरेंट सीपीयू पे क्या हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। जब हम जो है अपने टास्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो काम होता है वो कम समय में हो जाता है। यानी कि सपोज मुझे जो है मुझे 3 पेज लिखने के लिए दिए गए या 4 पेज लिखने के लिए दिए गए, अगर मैं अकेले लिखूंगी उसको तो मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अगर 3 लोग या 2 लोग मिलकर आधा आधा बांट लेगी, भाई पहले 1 पेज तू लिख दे, दूसरा पेज तू लिख दे, तीसरा, तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो पहला सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करता है अंडर अ सिंगल कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, अ नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। इवन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सिंगल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होकर पैरेलल प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सीपीयू के अंदर देखो मल्टी कोर, अब तो आते हैं मल्टी कोर, बहुत सारे प्रोसेसर्स, लेकिन कई बार क्या होता है सिंगल, पहले क्या होता था एक ही प्रोसेसर होता है, तो बहुत सारे प्रोसेसर यानी बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ क्लस्टर फॉर्म में कनेक्ट होकर पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकते हैं। जो पैरेलल सिस्टम होते हैं उन्हें प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट होता है विद अ सिंगल प्रोसेसर। क्यों? जो आर्किटेक्चर होता है पैरेलल कंप्यूटर का वो वेरी करता है अकॉर्डिंगली, एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल सीपीयू मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज। क्योंकि आप पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम को करेंगे, तो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होगा। ऐसे सपोज एक सिस्टम के अंदर है, एक सिस्टम के अंदर 3 प्रोसेसर है, तो वो रिसोर्सेज तो सेम ही होगी, रैम होगी या आपकी रोम है या आपकी बसेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये तो सिंगल ही हैं। तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं मेमोरी का ये पोर्शन ये वाला प्रोसेसर यूज़ कर रहा है तो दूसरा यूज़ ना करे, ये साइमल्टेनियसली सेम डेटा को अपडेट ना करे जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो ऑफकोर्स पैरेलल कंप्यूटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फ्लाइंग टेक्सोनॉमी इज एन क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो प्रपोज की गई थी माइकल फ्लाइंग के थ्रू 1966 में। ये टैक्सोनॉमी बेस्ड है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम। ये मैंने आपको बताई थी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती है कितनी इंस्ट्रक्शन, क्या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड हो रहे हैं मेमोरी से और क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटा पे। ठीक है, तो आपकी ना 4 हैं, SIST, SIMD, MISD और MIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। SISD आर्किटेक्चर में सिंगल प्रोसेसर होता है जो एग्जीक्यूट करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को, और किस पे ऑपरेट होता है, सिंगल
डेटा स्ट्रीम पे, सिंगल ही डेटा स्ट्रीम होती है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये, ट्रेडिशनल कंप्यूटर में यूज होता था। अब आता है SIMD यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, यानी कि एक सिंगल प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट करता है सेम इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पे, यानी कि अगर आपको ऐड कराना है तो एक डेटा स्ट्रीम में 2 और 3 है, दूसरे में 4 और 5 है, तीसरे में 6 और 5 है, तो प्लस ऑपरेशन तीनों पे ही परफॉर्म होगा। ऐसे वाले यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पे परफॉर्म होना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे परफॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं SIMD। अगला होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को सेम डेटा पे, यानी कि मेरे पास एक ही डेटा है 2 और 3 पे एक प्रोसेसर ने 2 और 3 पिक किया, दूसरे ने भी 2 और 3 पिक किया, तीसरे ने भी 2 और 3, एक 2 और 3 में एडिशन करा रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन करा रहा है, एक डिवाइड करा रहा है, एक मॉडुलस निकाल रहा है, यानी कि सेम डेटा पे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना, उसको बोलते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अगला होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डेटा स्ट्रीम पे, यानी कि आपका डेटा 2 और 3 एक 4 और 5 एक 6 और 5, 2 और 3 पे एडिशन हो रहा है, 4 और 6 पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 7 और 5 पे मल्टीप्लाई, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होना, इसको बोलते हैं MIMD। ये डायग्राम है 1 1 मैनी 1 मैनी 1 मैनी मैनी, ठीक है, सिंपल है। ये आपको एक डायग्राम बनाना है। मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर में भी पाइपलाइन, यानी कि सिंगल कंप्यूटर के अंदर पाइपलाइन हो सकती है, ठीक है, ये आपको एक डायग्राम बनाना है। अब अगला आता है क्या, वाई रीड एंड राइट लाइन्स इन DMA कंट्रोलर इज बाई डायरेक्शन। जो रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन्स होती हैं वो रन करती हैं डेटा बस के थ्रू एंड हैव कंट्रोल सिग्नल। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डेटा को रीड करता है मेमोरी से और डेटा को राइट भी कर सकता है मेमोरी में, मतलब देखो इसी वजह से जो रीड राइट लाइंस होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अगला आपका 2 मार्क्स में कई बार आता है प्रोसेसर और IOP में। प्रोसेसर को हम COP कहते हैं, IOP एक पोर्ट है जो नॉर्मली CPU ही है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क कर सकता है, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर सकता है। DMA कंट्रोलर जो है सेटअप करा जाता है CPU के थ्रू। जो IOP है ये प्रोसेसर है जिसके साथ DMA बाय इनबिल्ट आता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडम इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मॉडम जो है डिजिटल सिग्नल को ऑडियो टोन में कन्वर्ट करता है ताकि उसे टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सके, और ये कन्वर्ट करता है ऑडियो टोन को फ्रॉम द लाइन टू द डिजिटल सिग्नल, यानी कि एक तरह से डिजिटल सिग्नल को अगर आपको ऑडियो टोन में कन्वर्ट करना है या ऑडियो टोन से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो आपको मॉडम का यूज करना पड़ता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन, डेटा जो है इन अ बाय डायरेक्शनल बिट बाय बिट, यानी कि डेटा जो सीरियली होता है आपका और बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है। इस नॉट सो कॉस्टली, इतना कॉस्टली ये नहीं होता। इसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं एक डेटा को सेंड करने के लिए, क्योंकि पैरेलली कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एक बिट ट्रांसफर होती है हर एक क्लॉक पल्स पे, यानी कि एक क्लॉक पल्स पे सिर्फ एक बिट ट्रांसफर होगी। इसमें 8 बिट यानी कि मल्टीपल लाइंस यूज हो रही हैं, तो एक क्लॉक पे 8 बिट ट्रांसफर कर दी जाती है। ये इसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि एक क्लॉक पे एक बिट ट्रांसफर होगी, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, फिर चौथी बिट, फिर तो इस तरह से बिट ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से स्पीड में स्लो होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट। ये नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन जैसे कंप्यूटर टू प्रिंटर। यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन होता है और कंप्यूटर प्रिंटर के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन यूज होता है। बस आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट टॉपिक इज इनपुट आउटपुट प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर एंड DMA ट्रांसफर में डिफरेंस। देखो सॉफ्टवेयर कंट्रोल डेटा ट्रांसफर होता है या हार्डवेयर कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोलर यूज होता है, इसमें एक प्रोग्राम का यूज किया जाता है। ये जो है डेटा स्पीड स्लो होती है, इसकी डेटा स्पीड फास्ट होती है। CPU इसमें इन्वॉल्व होता है डेटा ट्रांसफर में, इसमें CPU को बाईपास कर दिया जाता है, इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती। इसमें DMA कंट्रोलर एज ए एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज होता है ताकि CPU को क्या कर सके, बाईपास कर सके। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस यूनिट में, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है DMA कंट्रोलर है जिसको आपको किसी भी हाल में लीव नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।